आईवीएफ क्या है, इसको आप डिटेल में समझाइए। अगर हम पीसीओडी की ही बात करें, 80% ऑफ द पेशेंट जो है दे मेडिकली ही ट्रीट हो जाते हैं। ओनली 10 और 15% ऑफ द पीसीओडी पेशेंट दे रिक्वायर्ड आईवीएफ। और बहुत बार सर्जरी इतनी खराब ट्यूब होती है, सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती। वाई मैम आईवीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। इवन फीमेल्स के लिए व्हेनेवर दे आर प्लानिंग, स्मोकिंग इज बिग नो। तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस जो है वो हमारे स्पर्म क्वालिटीज को डिक्रीज करेगा। मतलब उनसे स्पर्म निकाल कर उनको यूज करके बच्चा बनाया जाए। इसको आप बताइए कि एएमएच टेस्ट क्यों कराना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है। समटाइम पीपल बिलीव कि आईवीएफ के बाद ना रेस्ट करें, आईवीएफ में दूसरे का बच्चा डालते हैं, ये भी मिथ है। आईवीएफ कितने साइकिल तक ट्राई करना चाहिए? आपको विजिट कब करना है कि इनफर्टिलिटी वालों को, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या मैम प्रोटीन से कोई इफेक्ट पड़ता है स्पर्म पर, और मास्टरबेट से भी फर्क पड़ता है? मास्टरबेट ना करना भी गलत है। एक कपल को एक अच्छा आईवीएफ सेंटर कैसे चूज करे? क्या मेल अपनी स्पर्म क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं? कि हमेशा इनफर्टिलिटी का रिस्पॉन्सिबल फीमेल को माना जाता है, बट 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी नाउअडेज इज ड्यू टू मेल फैक्टर। आज के टॉपिक हमारे पॉडकास्ट का बहुत अलग है। बहुत कम लोग इस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाते हैं या कंटेंट बनाते हैं। हमारा ये मोटिव था आपके पास इस टॉपिक को लेकर आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ, जैसा आपने सभी ने हुक में और टाइटल में देखा होगा। अगर आप एक नए कपल हो, पेरेंट बनना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है बच्चा पैदा करने में किसी भी चीज़ को लेकर, तो आईवीएफ कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है, कितना ज़रूरी है, क्या प्रोसीजर होते हैं, स्पर्म क्वालिटी, एएमएच टेस्ट की क्या वैल्यू है, वो लेकर, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और मैं आपको एक गारंटी बोलता हूँ और गारंटी देता भी हूँ, जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुकी हैं। सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जो कि एमबीबीएस और एमडी भी हैं। इन्होंने हमें बहुत सारी इनसाइट चीज़ें बताई हैं आईवीएफ के बारे में, डार्क ट्रूथ भी बताए हैं, कैसे एक लैब के अंदर बच्चा प्रोड्यूस होता है, किस तरीके की सावधानी, किस तरीके के प्रोसीजर फॉलो होते हैं। आपको एक गायनाकोलॉजिस्ट की जो नॉलेज है वो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में मिलने वाली है विद आईवीएफ। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखो और समझो आईवीएफ के बारे में। स्वागत है मैम आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? I'm good, Kunal, and thank you for inviting me to your podcast. थैंक यू सो मच जो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। एंड आई एम सो हैप्पी कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज पता लगने वाली है आईवीएफ से रिलेटेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे है, आईवीएफ क्या है, इसको आप डिटेल में समझाइए। देखिए आईवीएफ को हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डेट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में ही स्पर्म और एग मीट करते हैं एंड बेबी एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। बट हम जब आईवीएफ की बात करते हैं, इन विट्रो मीन्स की बॉडी के बाहर बन रहा है। जो स्पर्म और एग है, हम पेशेंट या जो कपल हमारे पास आ रहा है, इनफर्टाइल कपल, उनका हम उनके बॉडी में से रिट्रीव करते हैं एग्स, और उनके हस्बैंड का स्पर्म लेके जो उससे बेबी बनता है वो लैब में बनता है, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्टेप्स होते हैं कुछ, देखिए सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। क्या उनकी ट्यूब्स पेटेंट नहीं है, या एग्स की कोई प्रॉब्लम है, या एंड्रोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है, या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो फिर हम देखते हैं कि दे आर द राइट कैंडिडेट फॉर आईवीएफ। देन हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं। वो अगर वो टेस्ट, जैसे कि हम बेसिक टेस्ट की बात करूं तो जैसे उसमें हो गया ब्लड टेस्ट, उसमें हम हार्मोन टेस्ट करते हैं एंड सिंपल ब्लड शुगर चेक की जाती है, उनकी थायराइड प्रोफाइल चेक की जाती है एंड वायरल मार्कर्स। और उनके साथ साथ एक एएमएच टेस्ट है विच आई विल टेल यू इन डिटेल। एएमएच टेस्ट किया जाता है एंड एक हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि कोई इनकी बॉडी में कोई सिस्ट तो नहीं है ओवरी में, या इनकी यूट्रस अच्छा है कि नहीं, हाउस हर एंडोमेट्रियम, जिसको कि यूट्रस की लाइनिंग बोला जाता है, वो कैसा है, और उनके हस्बैंड का स्पर्म कैसा है। अगर ये इन सभी टेस्टों के बाद हम आप आईवीएफ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम जो पीरियड्स का सेकेंड डे होता है उसमें फिर उनके इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं, जिनको कि हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शन भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे सम आर रिकॉम्बिनेंट, सम आर यूरिनरी, दीज आर मेडिकल फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, तो मतलब इंजेक्शन डिफरेंट तरह के होते हैं। वो पेशेंट को 10 to 12 डेज़ के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम उनको 3-4 बार बुलाते हैं। उसके बाद उनके अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें देखने के लिए कि एग का साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं।
जब वो एग्स जो हैं वो एक मतलब मैच्योर साइज जिसको फिर 18 to 20 mm बोलते हैं वो रीच कर लेते हैं। फिर अंडर एनेस्थीसिया उनकी बॉडी में से एग्स को निकाला जाता है। फिर उनको लैब में एग्जामिन किया जाता है उनकी एग की क्वालिटी, एंड देन उनके हस्बैंड के स्पर्म या पार्टनर के स्पर्म के साथ बेबी फॉर्म करते हैं, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, विच इज़ देन दे आर फर्टिल्स, मतलब मिक्स करते हैं उनको, फिर फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं और उससे जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसको हम फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आईवीएफ। ओके, एंड आईवीएफ सेफ कितना है? एक्चुअल में जो लोगों की मिथ है कि अगर आईवीएफ से अगर कोई बेबी हो रहा है तो उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं आगे जाकर, या मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आईवीएफ सेफ है? देखिए आईवीएफ जो है इट इज़ मोर देन 4 decades ओल्ड नाउ, मतलब मोर देन 46 years हो चुके हैं जब फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुआ था, एंड जो फर्स्ट आईवीएफ भी बॉर्न हुआ था उसका अपना बेबी भी हो चुका है। तो इट्स नाउ विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इट हैज़ बिकम सो सेफ, और जो इससे बेबी फॉर्म होते हैं दे आर हेल्दी। जितना कॉम्प्लिकेशन एक यहाँ किस रिस्क फैक्टर एक नॉर्मल बच्चे को है उतना ही आईवीएफ बेबी को है। सो इट्स ए क्लियरली ए मिथ, आईवीएफ इज़ ए सेफ प्रोसीजर। जो देखिए इंजेक्शंस हैं या इसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्वमेंट है देखिए वो बिल्कुल सेफ़ है, और जो इंजेक्शंस भी हम पेशेंट्स को देते हैं दे आर रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो बॉडी में कंपोजिशन हो रही है इंजेक्शंस की वैसे ही इंजेक्शंस जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही इंजेक्शन उनको बाहर से सेम कंपोजिशन के दिए जाते हैं, एंड दिस इंजेक्शन आर सेफ एंड दिस प्रोसीजर इज़ सेफ। देखिए माइनर रिस्क तो हर एक चीज़ में है, तो बट आईवीएफ इज़ ए सेफ प्रोसीजर। अगर रिस्क फैक्टर आता भी है इस प्रोसीजर के दौरान तो वो रिस्क होता क्या है? यूजुअली क्या रिस्क होता है? देखिए आईवीएफ की अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस आप पूछ लीजिए, देखिए वो एक OHSS होता है, दैट इज़ ओवर स्टिमुलेशन, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। वो उन पेशेंट्स में होता है जैसे पीसीओडी के पेशेंट हो गए जिनमें एग्स बहुत सारे बन जाते हैं। उन पेशेंट्स में क्या होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, अंडे बहुत सारा बन जाते हैं तो उनके पेट में पानी बनने का रिस्क रहता है। बट नाउ इट इज़ मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आर OHSS फ्री, बिकॉज हम पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन अराइज ही ना हो। ठीक है, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन हम आजकल ट्विन्स की यहाँ हम बोलें कि मल्टीपल प्रेगनेंसी एक बोलते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी नाउ डेज हम 2 से ज़्यादा बच्चे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो ART बिल हम 2 से ज़्यादा बच्चे डालते नहीं हैं, और नाउ विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या लेटेस्ट एडवांसमेंट हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो मतलब अभी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप चाहो तो ट्विंस भी हो सकते हैं? नहीं, ट्विन्स देखिए वो हम 2 बच्चे डालते हैं, 2 एम्ब्रियोज डालते ठीक हैं। है। दैट इज आवर एम इज नॉट टू गेट ट्विंस प्रेगनेंसी, आवर एम टू कि 2 बच्चे डाल रहे हैं उनमें से एक तो इम्प्लांट हो। ओके। ठीक है, और अगर हमने बाई चांस वो जेनेटिकली गुड बेबी है या हमने गुड क्वालिटी एम्ब्रियो तो बहुत बार हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। हम 2 एम्ब्रियो डाल रहे हैं नॉट फॉर द ट्विंस, वी आर जस्ट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ IVF। और बहुत अगर हमें हेल्दी लगता है एंड समटाइम्स द पेशेंट ऑलरेडी हैव वन बेबी तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करते हैं। बट पॉसिबिलिटी है अगर कोई पेरेंट चाहता है कि उसको ट्विंस हो तो पॉसिबिलिटी है आईवीएफ के थ्रू? देखिए हमने 2 एम्ब्रियो डालने हैं, अब दोनों इम्प्लांट करें या एक इम्प्लांट करें या कोई भी इम्प्लांट ना करे तो दैट इज़ इंटायरली फीमेल बॉडी और एम्ब्रियो पे है। ओके। तो ट्विन ही होगा इसका नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 10 पेशेंट्स में हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 2 या 3 ही ऐसे कपल्स निकलते हैं जिनमें कि ट्विन प्रेगनेंसी होगी। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हमने 2 डाले और दोनों ही इम्प्लांट होंगे। ओके। सो मतलब इट्स 80% ऑफ द जो प्रेगनेंसीज होती हैं IVF में दे आर सिंगल प्रेगनेंसीज। कितना टाइम, कितना प्रोसेस लगता है? अगर एक कपल आपके पास आ रहा है तो उसका कितना टाइम जाएगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में ताकि एक अच्छा हेल्दी बेबी हो सके? देखिए अगर आपके जब भी पेशेंट विजिट करता है वी स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज हर एक पेशेंट में IVF नॉट रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ओनली डू IVF, बट दैट इज़ ऑल्सो ए मिथ बोल लो। ठीक है, बिकॉज IVF स्पेशलिस्ट का सिर्फ ये या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ IVF करना नहीं है, वी फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज़ कौन सी ट्रीटमेंट इसको लगेगी। हो सकता है पेशेंट को सिर्फ ओवुलेशन या मेडिसिन से ही वो ट्रीटमेंट हो जाए बेबी, अब या फिर पेशेंट को IUI करना पड़े या फिर पेशेंट को IVF की ज़रूरत है। तो IUI क्या होता है? IUI होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये उन पेशेंट्स में है जिनमें कि माइल्ड मेल फैक्टर है,
मतलब स्पर्म का काउंट या तो थोड़ा कम है या फिर मोटिलिटी कम है, उन पेशेंट्स में IUI सजेस्ट किया जाता है। या पेशेंट में PCOD की प्रॉब्लम है, हमने ओवुलेशन इंडक्शन किया या इंजेक्शन से अंडा बनाया, उन पेशेंट्स में, या उन पेशेंट में जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो गया कि आपके एग्स भी अच्छे बन रहे हैं, आपका ट्यूब्स भी पेटेंट है, आपका स्पर्म काउंट भी ठीक है, आपके यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी है, स्टिल यू आर नॉट कंसीविंग, उनको हम बोलते हैं कि ऑल द टेस्ट आर नॉर्मल, स्टिल अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो उन पेशेंट्स में भी IUI वो होता है। IUI में अब मैं थोड़ा प्रोसीजर बताती हूँ। IUI में भी हम जैसे पेशेंट का कुछ Day 2 पे पेशेंट आता है, हम उनको मेडिसिन देते हैं फॉर एग बनने के लिए, यूजुअली इट इज़ गिवन फॉर 5 days, या कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं फॉर एग के लिए। और ये इंजेक्शंस देने के बाद हम उनको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो गया, उनको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। हम उनको स्कैन करते हैं कि एग कितना ग्रो कर रहा है, कितने साइज़ का हो गया। जब एक एग जो है मैच्योर साइज़ 18 to 20 का पहुंचता है, हम उनको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर मीन्स एक इंजेक्शन दिया जाता है रप्चर के लिए। जब वो इंजेक्शन रप्चर के लिए यूजुअली एक्ट करता है 36 to 40 आवर्स में, उसके बाद उनको हम बुलाते हैं, फिर उनके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, उसको फिर मशीन के अंदर प्रोसेस किया जाता है ताकि उसमें से डेड स्पर्म्स निकल जाएं और गुड क्वालिटी के जो हेल्दी स्पर्म्स है उनको फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। ये जस्ट प्रोसीजर है, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, नो एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड एंड पेशेंट कैन गो बैक आफ्टर हाफ एन आवर हो। तो जस्ट ये इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग। और वैसे अगर मैं यूजली पूरा टाइम पूछूं तो कितना टाइम जाता है, 1 महीना 2 महीने या कुछ दिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जो भी आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक करते हो? देखिए IUI या IVF में इट टेक्स अराउंड 10 to 15 days। 10 to 15 days, that's it। या एग रिट्रीव, अगर हमें बाय चांस उस पेशेंट को साइकिल में, उसी साइकिल में हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो समटाइम्स हम अगले महीने कर देते हैं, तो देन बट ओपीयू मीन्स एग ओवम पिकअप हम बोलते हैं उसको, उसमें प्रोसीजर में 10 to 15 days का प्रोसीजर टाइमिंग होता है कि Day 2 से हमने स्टार्ट किया साइकिल को, 10 days इंजेक्शन लगे, 10 or 12 days, एंड आफ्टर दैट 2 days हम एग रिट्रीव करते हैं, देन द पेशेंट कैन गो। ओके। एंड एक और चीज़ कि इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, यू डोंट नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आप सुबह आते हैं, आफ्टरनून के बाद या इवनिंग में, बाय इवनिंग यू आर डिस्चार्ज। ओके। सक्सेस रेट कितना है इसका IVF का? देखिए IVF का सक्सेस रेट इंटरनेशनल लेवल पे इट्स 40 to 50% ही है। देखिए विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक PGS, या हम अब आगे और एम्ब्रियो जैसे हम ग्लू यूज़ करते हैं, लेज़र हैचिंग करते हैं, या विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इट हैज़ रीच टू 60 to 70%, बट इट इज़ नॉट मोर देन दैट, इट्स नॉट 100%, बिकॉज एक डॉक्टर है, वो बच्चे भगवान तो नहीं है, भगवान नहीं है, जान उसने भगवान ने अभी अपने हाथ में ही रखी है। बिकॉज जब हम एम्ब्रियो डालते हैं उसके बाद वो इम्प्लांट होगा या उसके अंदर मदर से वो, मतलब उसमें मदर के अंदर ग्रो करेगा कि नहीं, उससे ब्लड लेगा कि नहीं, नो बडी कैन प्रेडिक्ट दैट। वो आपको 15, बिकॉज हम थोड़ा सा समझ लो कि आप भी, सिंपल भाषा में आई टेल माई पेशेंट्स कि देखिए आप भी ज़मीन में बीज डालते हैं, जब तक वो पौधा नहीं बनता हम खुद नहीं बता सकते, जड़ वो बीज ने खुद ही पकड़नी। राइट। वो हम आपको थोड़ी सी मेडिसिन एंड थोड़े से सप्लीमेंट्स देते हैं टू इंक्रीज कि बच्चा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए, चांसेस बढ़ जाए उसके। यस, जैसे आप ज़मीन में बीज डालते हो तो खाद डालते हो, सिमिलर वो बच्चे ने या बीज ने पौधा खुद बनना है, जान बच्चे ने खुद लेनी है। जब तक बेबी एम्ब्रियो लैब में है, मतलब एम्ब्रियो जो है लैब में है, तब तक यहाँ Day 5 तक हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं। आप एक बार एम्ब्रियो को क्लियर करेंगे ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लगे। एम्ब्रियो बनता है जैसे आपके स्पर्म और एग लिया हमने, उन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। पेट्री डिश होती है जिसको कि हम एक समझ लीजिए शीशे का टेस्ट ट्यूब टाइप चीज़ हो गई है पेट्री डिश, ठीक है। उसमें उनको डाला जाता है दोनों चीज़ों, उसके अगले दिन वो फर्टिलाइज करता है, स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, कुछ उसमें डिवीजन होती है, उसके बाद जो बनता है दैट इज़ एम्ब्रियो। और फिर Day 1 का एम्ब्रियो, Day 2 एम्ब्रियो, Day 3 एम्ब्रियो, Day 4, Day 5। Day 5 का एम्ब्रियो को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। Day 5 ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, इट्स अ 120 सेल्स का स्ट्रक्चर होता है ये। इसका कंसीविंग अगर हम माने कि अगर मैंने 10 एक पेशेंट के अंडे निकाले तो उसमें से 3 या 4 ही ब्लास्ट बनते हैं बस। यस, तो मतलब वो क्योंकि एक नेचर खुद ही ग्रो कर रहा है। बहुत बार पेशेंट समझते हैं कि जैसे हमारे 10 अंडे निकले तो 10 बच्चे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। 10 अंडे निकले, उसमें से हमने स्पर्म डाला, उसके बाद फर्टिलाइज समझो फॉर एग्जांपल 8 हुए, तो उसके बाद उसकी डे हम जो आपको बोल रही हूँ कि Day 1 Day 2 में हम उनकी ग्रोथ देखते हैं कि कैसे चल रही है। बहुत बार जो
बाई चांस वो बच्चा है वो सारे डे 2 पे ही कोई रुक गया, कोई डे 3 पे रुक गया, कोई डे 5 तक जो पहुंचते हैं दे हैव गुड चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, तो जैसे 10 में से आई एम सेइंग Time- कि 3 ही पहुंच पहुंच पाएंगे। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। एंड देन उसके बाद भी जब आप बता रहे थे कि यूट्रिस में जब आप ट्रांसफर करते हो तो भी डिपेंड्स ऑन कि जान तो भगवान को ही डालनी है। वो हमने ग्रोथ 5 डेज तक देख ली, उसके बाद की ग्रोथ जो है वो मदर के यूट्रस के अंदर होनी है। ओके, बिकॉज समटाइम्स पीपल, एक बार वन ऑफ माई पेशेंट आस्क्ड मी कि मैम इसको और नहीं ग्रो कर सकते, थोड़ा आप बड़ा करके डाल दो। मदर के यूट्रस को हम बाहर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो 5 डेज के जो एम्ब्रियो बनता है उससे 5 और 6 डेज उसके बाद हम उसको या तो फ्रीज कर देते हैं, जिसको हम क्रायोप्रिजर्वेशन बोलते हैं। कितने टाइम के लिए कर सकते हैं फ्रीज? वो आप देखिए बाय लॉ हम 5 इयर्स तक कर सकते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम 10 इयर्स तक कर सकते हैं बाय न्यू ओके, मतलब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो लॉ है उसको हम 5 साल के लिए फ्रीज कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी एक्सटेंड किया जाता है, बट 5 इयर्स तक हम कर सकते हैं। ओके, नाउ मैम आप इतने टाइम से अगर आप इस पे रिसर्च भी कर रहे हो, फॉर श्योर कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं रिसर्च के दौरान जो अगर मैं इसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहूँगा, ये मशीन्स होती हैं एक तरीके की, क्या इस तरीके की और भी एडवांस मशीन्स हो सकती है कि जहाँ पर हम चीज़ें जो आप समझ लीजिए एक बेबी है जो मदर के पेट में होता है जो डेवलप होता है, बाहर भी हो सकता है मशीन में? देखिए अभी सर्टन रिसर्च चल रही है कि आर्टिफिशियल यूट्रस विल बी क्रिएटेड, बट ये अभी देखो इट्स इन एक्सपेरिमेंटल फेज, बट रिसर्च चल रही है। यस, यूट्रस की मदर जिनमें जैसे सरोगेट की ज़रूरत पड़ती है या जिनका यूट्रस हेल्दी नहीं है। देखो अभी बिकॉज अभी इंडिया में भी यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया है और बहुत सारे केसेस में आ रहे हैं जिसमें कि मदर ने अपना यूट्रस बेटी को दिया, जिसमें या जिनमें कंजेंटल यूट्रस ही एब्सेंट है या यूट्रस बिल्कुल ही ख़राब है, उन पेशेंट्स के लिए आर्टिफिशियल अगर यूट्रस के लिए इट विल बी ए न्यू like a invention and a new boon for them. बट पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर में हो सकता है। yes. ओके, नाउ मैं सेकंड चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो हम नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक बेबी प्लान होता है, एक आईवीएफ के थ्रू प्लान होता है, आपने क्या चीज़ें नोटिस करी है इतनी कि क्यों आईवीएफ इतने ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ गए हैं? समझ सकते हैं कि सक्सेस रेट ज़्यादा है, सेफ भी हो रखा है अब, बट फिर भी आईवीएफ लोगों को आज के हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आईवीएफ को थोड़ा सा अलग तरीके से थिंक वाइज देखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो पेरेंट हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो आईवीएफ से ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस को बहुत फॉलो करते हैं, जो बहुत सही भी बात है। बट क्या रीज़न है इसके पीछे कि इतनी जो प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से लोग आईवीएफ में आ गए हैं? अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात करें तो आप बता रहे थे ये प्रॉब्लम 22-23 साल की लड़कियों में भी है, नॉट फॉर 30-35 साल, ये उसमें भी है। इसका मेनली कारण क्या है? देखिए पहले हम ये भी लोग मानते कि आईवीएफ तो मैम लास्ट रिजॉर्ट है, हम तो बाद में कराएंगे। देखिए बट व्हाट वी रियलाइज इन आईवीएफ की जितनी जल्दी आईवीएफ होता है उतना सक्सेस रेट बढ़ता है, बिकॉज अंडे तो आपकी बॉडी में से निकलने हैं। जैसे एज वी नो कि जैसे जैसे एज एडवांस करती है अंडों का नंबर भी कम होता है और अंडों की क्वालिटी भी ख़राब होती है, ठीक है। बिकॉज आप यंग फीमेल है, जब उनकी अगर बाई चांस ट्यूब ही ब्लॉक है या हस्बैंड में स्पर्म का काउंट ख़राब है, तो समटाइम्स द पेशेंट वेस्ट सो मच टाइम इन ऑल दिस थिंग्स की नेचुरल हो जाएगा, इधर क्वैक्स के पास जाएंगे, दे टेक मतलब सो मेनी मेडिसिन। देखिए ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं आपकी तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होंगे, आइदर यू हैव टू गो फॉर सर्जरी और यू हैव टू गो फॉर आईवीएफ। और बहुत बार सर्जरी इतनी ख़राब ट्यूब होती है कि सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती, इनऑपरेबल होती है। उन या किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी खराब है तो बहुत बार ट्यूब तो पेटेंट होती है बट फंक्शनल नहीं होती है। उन पेशेंट्स को भी हम को ही आईवीएफ इंडिकेटेड है, बट समटाइम्स दे वेस्ट सो मच टाइम कि जब हमारे पास आए हैं तो अंडों का नंबर इतना कम है या अंडों की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है। तो आईवीएफ हैज़ नो रिलेशन विद एज, ठीक है। और समटाइम्स पेशेंट को पीसीओडी है, दे हैव टेकन सो मेनी ट्रीटमेंट और दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो उन पेशेंट्स में भी कुछ पेशेंट, अगर हम पीसीओडी की ही बात करें, 80% ऑफ द पेशेंट जो है दे मेडिकली ही ट्रीट हो जाते हैं। ओनली 10 और 15% ऑफ द पीसीओडी पेशेंट दे रिक्वायर्ड आईवीएफ। और आपने जैसे बोला कि वाई मैम आईवीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। टू माई सरप्राइज पहले हम बोलते थे एएमएच जो अंडों का नंबर है वो पहले फॉल करता था कि एडवांस एज में, बट नाउ डेज इन माई ओपीडी एवरी थर्ड पेशेंट इज हैविंग लो एएमएच। मतलब मैं टू माई सरप्राइज सबका एएमएच 0.4, 0.5, 0.7 ही है। एक अच्छा एएमएच क्या होता है?
अच्छा AMH हो गया अगर इफ़ योर AMH इज़ मोर देन 1.5। 1.5 से ज़्यादा है। ज़्यादा है। देखिए अब आजकल जो है देखिए 1.1 को हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं, 1.21 को, उससे नीचे AMH दैट इज़ लो AMH, एंड 0.5 के नीचे तो वेरी लो AMH हम मानते हैं। हाई भी नुकसान है? हाई PCOD पेशेंट्स में होता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 3 इट हैज़ रिस्क कि मतलब अंडा या तो प्रॉपर ही नहीं बनेगा। जैसे PCOD की हम बात करते हैं तो PCOD में अंडे बहुत ज़्यादा हैं, बट उनमें से कोई एक हेल्दी एग नहीं बन पा रहा महीने में। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा है। एक्सेस भी बुरा है और कम भी बुरा है। ठीक। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी क्वालिटीज़ इंक्रीज कर सके स्पर्म की बेसिकली, और लड़कियां अंडों की क्वालिटीज़, या कुछ और प्रोसेस या कुछ हेल्दी डाइट, कुछ भी टिप्स अगर आप बताना चाहो? देखिए अब जैसे नाउअडेज हमने देखा है कि AMH जो है वो यंग फीमेल्स का बहुत मतलब सरप्राइजिंगली कम हो रहा है। या 23 पहले हम AMH देखते थे, 35 की लेडी आती थी उसका AMH 0.1 या 0.2 या 5 के नीचे होता था। बट नाउअडेज हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में भी आ रहा है, 26-27 में भी द पेशेंट आर हैविंग लो AMH। तो यहाँ तो देखिए लो AMH के कॉजेज़ बात करें तो AMH इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इसमें कारण क्या होता है कि यहाँ तो पेशेंट ने कभी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ली हो, या समटाइम्स इट इज़ ए जेनेटिक फैक्टर कि कुछ जेनेटिक में जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, या समटाइम्स द पेशेंट के क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से है, या समटाइम्स पेशेंट ने कोई सर्जरी करवा ली थी, जैसे ओवरी का सिस्ट था तो निकाल लिया कि ओवरी का टिश्यू ही कम है, दैट्स व्हाई दे हैव लो AMH, या प्रीमेच्योर ओवेरियन मतलब फॉल हो रहा है, ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, तो दैट इज़ दे हैव ए फैमिली हिस्ट्री की कि मैम मदर्स के जल्दी मीनोपॉज आ गया था या बहन के अंडे कम थे, उनमें भी ये प्रीमेच्योर लो AMH हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ आजकल ये ज़्यादा देखने को मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल से, डाइट से, इन सब चीज़ों पे। बिकॉज हम पोल्यूशन लाइफस्टाइल, हम खाना क्या खा रहे हैं, द फास्ट फूड वी आर ईटिंग, BMI इज़ बैड, और इवन स्मोकिंग एंड अल्कोहल दे हैव इफेक्ट ऑन इट। एंड इन मेल्स स्मोकिंग से देखिए काउंट और मतलब मोटिलिटी इफेक्ट होना स्पर्म की, बट मॉर्फोलॉजी इट इफेक्ट्स। और ये सारे इवन फीमेल्स के लिए व्हेन एवर दे आर प्लानिंग, स्मोकिंग इज़ बिग नो। Alcohol in permissible limit can be taken, but smoking is big no, because it affects egg quality and it affects sperm quality also. So अगर हम lifestyle की बात करें, they whenever they are planning, they have to take fresh fruits, fresh vegetables they have to take, they have to quit smoking, they have to quit alcohol, और आप थोड़ा अपना एक्सरसाइज करिए, BMI अच्छा रखिए, इन सब चीज़ों से अच्छा ही होगा। जो यंग है आज के टाइम पे, एग्जाम्पली मैं बात करता हूँ 18 से 25 साल के जो लड़के हैं और 18 से 25 साल की जो लड़कियां हैं, अगर वो अपनी लाइफ को आगे बेटर और प्लान करना चाहते हैं, अच्छा नॉट फॉर बेबीज़ के लिए बट वो गुड स्पर्म क्वालिटी और एग्स के लिए, अभी जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए। सी आज के टाइम पे जो लोग 30 के बाद शादियाँ ज़्यादा करते हैं या कर रहे हैं तो 28 में करें, लेकिन बेबी प्लान बाद में करते हैं। यूजुअली एक कंसेप्शन सा चल गया मार्केट के अंदर कि ठीक है, इट विल टेक टाइम, हमें अपनी लाइफ जीनी है, जो ज़रूरी भी है, डिपेंड्स ऑन कपल कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, बट एक सही समय और एक सही टाइम क्या है बेबी प्लान करने का? देखिए पहले मैं आपका पहला पॉइंट कि 18 to 25 वालों को क्या करना है। देखिए एक और कि 18-25 में बॉयज़ की बात करूँ, मेल्स में दे हैव ए कि बॉडी बनानी है, समटाइम्स दे गो टू जिम एंड दे टेक, बिकॉज शॉर्टकट का ज़माना है आजकल, द पीपल स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स इंजेक्शन की, बॉडी इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया टाइम लग रहा है, टेक ए स्टेरॉइड, एंड समटाइम्स दे सप्लीमेंट्स में भी स्टेरॉइड मिक्स होता है, दे डोंट नो, बट स्टेरॉइड समटाइम्स दे हैव, समटाइम्स के ऑफन दे हैव एल इफेक्ट ऑन द स्पर्म काउंट। समटाइम्स ये बॉडी बिल्डिंग में कि मैम 3 months का कोर्स लिया था, एंड व्हेन दे कम टू माई सरप्राइज, जब व्हेन ये कम फॉर स्पर्म एनालिसिस या स्पर्म चेकिंग के लिए, तो उनका काउंट 0 होता है या काउंट कम होता है, देन दे लीड टू डिप्रेशन, बिकॉज उसके बाद जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो दे हैव हिस्ट्री कि मैम हमने जिम जाते थे, वहाँ स्टेरॉइड इंजेक्शन लिए थे, एंड दे टेक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन विच इज़ अ बिग नो, बिकॉज आपके जब आप टेस्टोस्टेरोन बनाते हो आपके ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है, दैट नो मोर नीड ऑफ हार्मोन्स, और वो 0 स्पर्म हो जाता है, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ
बाकी वही स्मोकिंग, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि डाइट मॉडिफाई करिए, हेल्दी लीजिए, क्योंकि बिकॉज आजकल ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, राइट। बिकॉज एवरीबडी इज़ रनिंग, बिकॉज फास्ट वर्ल्ड है, यू कांट स्टे एट पॉइंट, करियर का टेंशन, जॉब का टेंशन, इवन सो मेनी स्ट्रेस आर गोइंग। इवन यंग बॉयज़ को भी अगर पूछो तो उनको गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस तो तो किसी है, भी ठीक टाइप है? का स्ट्रेस Yes. जो है वो हमारे स्पर्म क्वालिटीज को डिक्रीज करेगा। यस, और फीमेल्स का भी यही है, बिकॉज करियर का, पढ़ाई का, सबका स्ट्रेस है। तो यू हैव टू बी वेरी टेक हेल्दी, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की वॉक करिए। स्ट्रेस है तो एटलीस्ट ज्वाइन वट एवर यू हॉबी यू वांट। अगर आपको डांस पसंद है, गो फॉर डांसिंग, जुम्बा, वट एवर, कुछ तो कुछ आपको एक्टिव रहना ही है, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट कम इन माई, यू हैव टू बी एक्टिव, मैम टाइम ही नहीं है, बिकॉज अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। बिकॉज हर चीज़ देखिए, व्हाट एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट हम बच्चा बना सकते हैं, अंडा निकाह बना सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, स्पर्म को क्वालिटी बेटर, क्वालिटी जो है ये एक कपल ने ही हमें देनी है, हम सिर्फ बच्चा बना सकते हैं, Right. बट अंडे की क्वालिटी दैट द पेशेंट हैज़ टू गिव अस। समटाइम्स द पेशेंट स्टार्ट ट्रीटमेंट, दे आर कंटिन्यू टेकिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो हमारे सामने आ जाता है, बिकॉज जब हम बच्चा बनाते हैं तो स्पर्म हमारे को सामने दिख रहा है, तो वी आस्क देम कि यू डिडंट क्विट, नो मैम थोड़ा सा हो गया था। भाई आपका पूरा प्रोसेस का रिजल्ट, बिकॉज क्वालिटी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते Right. हैं, तो दे हैव टू बी केयरफुल। एंड मैम सेकंड चीज, जो भी ये पर्सन्स होते हैं स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, कभी कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि इनके लिए बिल्कुल भी ज़ीरो चांसेस हो जाए कि अब ये बेबी प्लान नहीं कर सकते, तो क्या इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन होता है, या किसी भी पर्सन या कपल के पास कोई सेकंड ऑप्शन रहता है किसी भी तरीके से बेबी प्लान करने के लिए? देखिए, अगर ज़ीरो स्पर्म, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल ही कम स्पर्म हो जाएं, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ज़ीरो स्पर्म। तो कॉज अगर देखिए, ज़ीरो स्पर्म का ऑब्स्ट्रक्टिव हम बोलते हैं और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स कि कोई रुकावट है, उसको अगर रुकावट है तो ज़ीरो स्पर्म, जिसको भी एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, तो अगर वो देखो एक रीडिंग पे आया है तो हम पहले वो सैम्पल रिपीट कराएंगे। मे बी पेशेंट इज वॉज नॉट वेल और ट्रीटमेंट पे था, कोई बुखार था, तो एक रिपोर्ट को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, बट अगर हम उसको फिर से रिपीट किया, आफ्टर 3 वीक्स हम रिपीट कराएंगे, सेम रिपोर्ट आती है, देन वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो बहुत बार प्रोसीजर होता है टीसा एंड पीसा, वो क्या होता है? फॉर्म हो गई, जैसे उसमें हम डायरेक्ट टेस्टिस से निकालते हैं। इसका हो गया परक्यूटेनियस एपिडाइडमल स्पर्म एस्पिरेशन या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। इसको सरल तरीके से समझाओ तो ये क्या चीज़ है टीसा पीसा? टीसा पीसा हो गया, टेस्टिकल्स में से डायरेक्टली हम स्पर्म निकाल लेते ठीक है। हैं, बताइए, इंजेक्शन के थ्रू। इसमें भी कोई पेन, मतलब थोड़ा सा एक पिंच का पेन होगा, बट इट यूजुअली डन अंडर। और ये यूजुअली किस मेल पे किया जाता है? जस्ट फॉर जिनको कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो या किसी तरीके से चोट लगी हो, उन्हीं पे, या नेचुरल किसी के साथ भी? देखिए, अगर ज़ीरो स्पर्म आ रहा है जैसे, तो हार्मोन हमने टेस्ट किए तो हमें ये पता चल गया कि अंदर टेस्ट स्पर्म तो बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टंकी में पानी है और नल में नहीं आ रहा, हो सकता है पाइप में ही कोई प्रॉब्लम हो, तो उन पेशेंट्स में हम डायरेक्ट टंकी में से निकालेंगे, मतलब टेस्टिकल्स में से निकाला जाता है। बट वो स्पर्म जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनको फिर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, आईवीएफ से भी एडवांस प्रोसीजर इक्सी होता है, उससे किया जाता है, मतलब उनसे स्पर्म निकाल के उनको यूज़ करके बच्चा बनाया जाता है। नाउ मैं कुछ एक और लेयर डीपर जाना चाहूँगा, जो बहुत बड़ी मिथ है हमारे इंडियन कल्चर में, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल। जब एक बेबी प्लान नहीं हो पाता किसी कपल के बीच में, तो यूजुअली या तो विक्टिम लड़की को ही बना जाया जाता है ज़्यादातर कि यार इसको प्रॉब्लम है। लड़के इस चीज़ में बहुत बचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फ्रेंड सर्कल या फैमिली, कि कोई उनको, अगर मैं नॉर्मल नापसंद ना बोले। आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि आप बेबी प्लान नहीं कर पा रहे, तो मिनिमम चीज़ें आप ये टेस्ट करवाइए ताकि आपको एग्जैक्ट रीज़न आपको पता चले? देखिए, ये यू सेड आज से वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत है, दिस इज़ वेरी कॉमन कि हमेशा इनफर्टिलिटी का रिस्पॉन्सिबल फीमेल को माना जाता है, बट 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी नाउ डेज इज़ ड्यू टू मेल फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स के देखिए सब टेस्ट करवा लेते हैं। मेल देखिए टेस्ट के, फीमेल के टेस्ट ना थोड़े इन्वेसिव भी हैं, दैट समटाइम्स दे हैव टू गो फॉर HSG, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम, कि ट्यूब पेटेंट है कि नहीं। मेल का सिर्फ एक सिंपल टेस्ट है, दैट इज सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में क्या, जस्ट दे हैव टू गिव 2-3 डेज का एब्सटिनेंस, आपस में गैप रख के दे हैव टू गिव सैम्पल,
और सैंपल में क्या उनका सिर्फ काउंट, मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी चेक हो जाएगा, उससे उनको पता चलेगा काउंट कितना अच्छा है और क्या है। और थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा भी काउंट, जैसे हम 15 मिलियन मानते हैं नॉर्मल काउंट, उतना है तो दिस इज़ गुड। और मोटिलिटी अगर उनकी 40% से ज़्यादा है तो इट्स गुड। मोर्फोलॉजी 100 में से सिर्फ 4 स्पर्म भी अच्छे हैं तो इट्स गुड। एक सिंपल टेस्ट है, तो वो दे शुड गेट इट टेस्टेड व्हेन एवर दे आर, मतलब प्लानिंग बिफोर दैट। अगर कुछ है कोई एबनॉर्मलिटी दे शुड करेक्ट इट। और फीमेल्स के तो देखिए मल्टीपल टेस्ट आते हैं, जैसे हम माने सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, उसमें देखिए अल्ट्रासाउंड में रिजर्व कितना है, AFC हम बोलते हैं, एंट्रो फॉलिकल काउंट, और जो एग्स का नंबर होता है उसको चेक किया जाता है। यूट्रस देखा जाता है कि लाइनिंग कैसी है उनकी, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, एडिनोमाइसिस तो नहीं है, ये सारी कंडीशंस हम रूल आउट करते हैं। एंड देन फीमेल्स की ट्यूब्स चेक की जाती हैं, जिसको कि हम हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम बोलते हैं। उसमें हम ट्यूब की ट्यूब्स पेटेंट भी हैं कि ब्लॉक हैं, ये टेस्ट होते हैं फीमेल के। और सबसे आजकल जैसे कॉमन टेस्ट हम, ये मैं तो एवरी फीमेल को बोलती हूँ कि गेट योर AMH टेस्ट। इसको आप बताइए कि AMH टेस्ट क्यों कराना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए AMH हो गया एंटी बुलेरियन टेस्ट, ये एक प्रकार का ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है कि आपके पास अंडे हैं कितने। बिकॉज एक और है कि आदमी जो है, ये जो इनके स्पर्म्स हैं ये एवरी 3 मंथ बनते हैं, 90 डेज का साइकिल है इनका। तो मतलब अगर आप आज सिगरेट भी छोड़ते हैं या आज कोई लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो 3 मंथ्स में स्पर्म क्वालिटी विल बी बेटर। या आप बीमार हुए थे, यू हैव सम टाइफाइड था, कुछ था, स्पर्म काउंट डिक्रीज हुआ, 3 महीने में इट विल रिकवर। तो वो मतलब समझ लो कि फैक्ट्री है हर तीसरे महीने। मेल के लिए एडवांटेज है। यस। और फीमेल्स दे आर बोर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स। तो जैसे आप मदर के पेट के अंदर थे तब आपका 4 मिलियन काउंट था एग्स का, और जैसे आप पैदा हो 1 मिलियन हो गया, फिर जब आप प्यूबर्टी पहुंचे आधे रह गए, फिर समझो कि उसके बाद एवरी मंथ क्या होता है कि उस एक समझो एक बकेट लेके हम पैदा हुए हैं, उसमें से एक एक मग निकलता जा रहा है हर महीने। एंड व्हेन यू रीच 45 के अराउंड, तब आपका रिजर्व जो है वो 0 हो जाता है एंड यू अचीव मेनोपॉज। ठीक है, एक्स नंबर कम, पीरियड्स बंद। सो एक फीमेल जो है दे शुड गेट AMH टेस्ट डन। AMH टेस्ट आपको अपने रिजर्व के बारे में बताएगा एंड इट विल गाइड यू कि आपको प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है। एंड आई मिस्ड वन क्वेश्चन कि आपने पूछा व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ मदरहुड। सॉरी आई फॉरगॉट दैट टू आंसर। देखिए मदरहुड की कोई राइट एज नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ व्हेन ए फीमेल इज़ फाइनेंशियली, मेडिकली और फिजिकली एंड इज़ प्रिपेयर्ड टू गेट प्रेग्नेंट, दे शुड देन प्लान। बट राइट एज हम बोलेंगे 20 to 35 इज़ द गुड एज। यस। बट अगर उसके बाद प्लान करना है तो AMH टेस्ट करा लें। अगर AMH देखिए अगर आपका कम रेंज में है, AMH आपका कम आ रहा है, तो यू शुड गेट योर एग्स फ्रीज्ड या एम्ब्रियो। इफ़ यू आर मैरिड गेट योर एम्ब्रियो फ्रीज्ड, अगर आप अनमैरिड हैं तो एग्स फ्रीज कराइए। मैरिड कपल को आप सजेशन देना चाहोगे कि मैरिज के बाद वो अपना एग फ्रीजिंग करा ले या फिर AMH टेस्ट ज़रूर कराए, ताकि अगर वो कुछ टाइम के लिए बेबी को प्लान कर रहे हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि हमारे एग काउंट्स कितने हैं। तो ये एक अच्छा सजेशन है। देखिए अगर कोई कपल है, देखिए तो हम उनको अगर वो प्लान नहीं कर रहे हैं तो उनको अपना स्पर्म तो एक बार हस्बैंड को तो चेक कराना चाहिए। और फीमेल को अगर देखिए अगर उनका स्पर्म काउंट भी फॉल कर रहा है तो हो सकता है जब वो प्लान करने लगे स्पर्म और ख़राब हो गया हो। तो अगर वो नहीं प्लान कर रहे हैं और स्पर्म काउंट ख़राब है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, दे शुड गेट देयर स्पर्म फ्रीज ऑल्सो। तो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, OPD प्रोसीजर है, इसमें स्पर्म लिया जाता है एंड देन वी फ्रीज इट। फीमेल का एग अगर AMH उनका फॉलिंग है, फॉर एग्जांपल उनका अगर यंग है 2-3 साल तक प्लान नहीं है, 2 से कम AMH, दे शुड गेट देयर एम्ब्रियो एग्स फ्रीज और एम्ब्रियो फ्रीज बिकॉज दे आर मैरिड। एग फ्रीजिंग इज़ फॉर दोज फीमेल जिनके पार्टनर नहीं है या अनमैरिड हैं या अभी शादी नहीं, अनमैरिड है या उनका पार्टनर नहीं है अभी कोई, या सेपरेटेड हैं, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड लेटर ऑन, उनको एग्स फ्रीजिंग हम बोलते हैं कि उनके प्रोसेस वही है बट उसमें जैसे हमने बच्चा बनाया था इसमें हम एग्स निकलेंगे बॉडी से, उनको फ्रीज कर देंगे। इन फ्यूचर हम उसे यूज़ कर सकते हैं जब उनको अपना पार्टनर मिल जाए या व्हेन दे गेट मैरिड। और अगर जो मेल्स की मैरिड कपल्स की बात की जाए तो उनमें हम बॉडी में से एग निकाल के बेबी बना के फ्रीज कर देते हैं। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल नाउअडेज एवरीबॉडी इज लाइक फोकस ऑन देयर करियर या एजुकेशन में है या कुछ, दे वांट टू डिले देयर चाइल्ड बेयरिंग एज, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि गेट योर, आप अपना, इट्स अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, राइट। ठीक है, आपने फ्रीज करा दिए बेबीज तो आप 5 सालों के बाद ट्राई कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू, आपको नहीं हो पा रहा बट यू हैव ए बैकअप।
आपके एम्ब्रियोज बने हैं, आप ये नहीं है कि नेचुरली बच्चा नहीं होगा। आपने 5 सालों के बाद जैसे नाउ यू आर रेडी कि मैं आई एम रीच्ड अ पर्टिकुलर करियर में यहाँ पहुँच गई, नाउ आई एम रेडी फॉर प्रेगनेंसी, तो देन आपने ट्राई किया और 1 साल में नहीं हुआ नेचुरल, तो देन यू कैन गो फॉर बैकअप है उसको आप रेडी। और एक और बेनिफिट इसमें ये है कि नाउ यू आर फॉर एग्जांपल 38 इयर्स और आपने एम्ब्रियो 32 में करवाए थे फ्रीज, तो जो बच्चा बनेगा वो 32 एज का ही बन रहा है। ओके तो जो आपको कंजेंटल मालफॉर्मेशन आनी थी एज के, देखिए एज के साथ अंडों की क्वालिटी भी खराब हो रही है, स्पर्म की भी हो रही है, तो उसके बाद ना आपकी बॉडी में कुछ एम्ब्रियो जो बनेगा या बेबी बनेगा उसमें कुछ एज रिलेटेड कंजेंटल मालफॉर्मेशंस भी बनती है, जैसे बोलते हैं ना एज के लिए जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है बच्चे तो को। ये स्पर्म पे भी बहुत मैटर करता है। अगर हमारे स्पर्म बहुत अच्छी क्वालिटी के है तो हमारा बच्चा अच्छा होगा। अगर कुछ स्पर्म में कुछ ना कुछ इश्यूज है तो वो बच्चे की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। बिकॉज जो मैं आपको बता रही थी कि फिर उसमें क्या है कि 32 इयर्स का है तो हेल्दी बेबी बनेगा, क्योंकि आप दोनों यंग हेल्दी थे, और बेबी वो जो बना वो 32 इयर्स का है, तो उसमें जेनेटिक्स कंजेंटल मालफॉर्मेशंस का या जेनेटिक डिजीज का रिस्क कम होगा। और आप जैसे बोल रहे हैं कि स्पर्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि 50% ऑफ द जो क्रोमोसोम है वो तो मेल से ही आने हैं। राइट। अगर मेल में कोई प्रॉब्लम है तो वो आएगी ओके। बच्चे में। नाउ द सेकंड चीज़ जो लोगों के सबसे ज़्यादा माइंड में आती है, इस प्रोसेस के दौरान एक कपल को क्या कॉस्ट वेयर करनी पड़ती है, मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम जो कॉस्ट होती है क्या होती है अगर कोई आईवीएफ प्लान कर रहा है या अगर कोई एग फ्री। सबसे पहले हम आईवीएफ की कॉस्ट पूछते हैं, अगर आप बताना चाहो तो कि इस तरीके से आईवीएफ की कॉस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम जाती है। देखिए आईवीएफ की जब हम कॉस्ट बात करते हैं, ये यूजुअली कॉस्ट इंक्लूड करती है आपका लैब चार्जेस, आपके इंजेक्शन कॉस्ट, आपके अल्ट्रासाउंड जो हो रहे हैं उसकी कॉस्ट, कंसल्टेशन चार्जेस, एंड आपका बाकी जो आपका एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज लगती हैं। तो इन सबको मिला के रफली कॉस्ट जो है ये रेंजेस फ्रॉम 1.5 लाख टू 2 लाख, और उसके ऊपर अगर आप कोई और सर्विस एड ऑन हो गए तो वो हो सकता है। तो मिनिमम 1 लाख रुपए तक का खर्चे का आईवीएफ 1.5 से आप मान के 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा ओके एक अच्छी लैब इतना लेती है। ठीक है। अगर कोई AMH टेस्ट करवा रहा है तो उसका क्या खर्चा लगता है? देखिए AMH टेस्ट इज नॉट दैट कॉस्टली टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, और पीरियड के किसी दिन पे भी हो सकता है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर डे 2 पे ही कराना है कुछ, क्योंकि हार्मोन टेस्टिंग फीमेल के यूजुअली डे 2 पे ही होते हैं, बट AMH टेस्ट इज इट कैन बी डन एट एनी। फिर भी क्या कॉस्टिंग आती है? कॉस्ट इज अराउंड 1500 टू 2500। और अगर हम एग फ्रीजिंग करवा रहे हैं तब क्या कॉस्ट आती है? उसकी भी कॉस्ट है 1.5, बिकॉज इंजेक्शन तो वही लग रहे हैं, लैब चार्जेस भी लग रहे हैं, बिकॉज स्पर्म इज नॉट, वो तो कुछ प्रोसेस नहीं करना, स्पर्म तो सिंपल हमें पेशेंट मास्टरबेट करके देते हैं एम्ब्रोलॉजिस्ट को, एंड दे प्रिपेयर, मतलब बेबी बनाते हैं, तो इट्स अराउंड 1.5 का आप मान 1.2 टू 1.5। ओके, सो इस प्रोसेस में ये मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ जो फाइनेंशियली वीक है, एग्जाम्पली उनके पास उतना पैसा नहीं है इतना स्पेंड करने के लिए, तो क्या कुछ पॉलिसी या कुछ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक या व्हाटएवर कुछ भी चीज़ ऐसी है कि उनको हेल्प कर सके एज अ EMI पर्पस या किसी भी तरीके से? देखिए मोस्ट ऑफ द जो अभी देखिए एजुकेटेड लोगों के लिए या द पीपल हु आर वर्किंग क्लास नाउ, मोस्ट ऑफ द जो कॉर्पोरेट्स हैं दे हैव इंक्लूडेड IVF ऑल्सो इनके देयर हेल्थ पैकेजेस जो भी हैं। ओके, मतलब दे बिकॉज जैसे इंट्रोड्यूस गूगल ने किया था फॉर फीमेल की उनके प्रिजर्वेशन, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, बट नाउ इट इज़ बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं उन्होंने इंक्लूड किया है कि दे आर स्पॉन्सरिंग देयर एग फ्रीजिंग एंड IVFs। और देखिए आप पुअर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे हैव EMI पॉलिसी विद देम, तो आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। ओके, नाउ IVF कितने साइकिल तक ट्राई करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? कितने साइकिल तक ट्राई करता है एक कपल? देखिए IVF जब तक पेशेंट, मैं तो यही बोलती हूँ कि जब तक फीमेल की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है तब तक ट्राई करते रहो। yes, जब तक आपको पॉकेट अलाउ करे। तो यानी एवरी ट्राई का एक कॉस्टिंग लगेगी। yes, अगर वो देखिए अगर देखो आप यंग एज में करवा रहे हो तो रिजर्व ज़्यादा है, आपका अंडे बहुत सारे बनेंगे, तो आपका हर टाइम उतनी कॉस्ट नहीं लगेगी। जिसको हम बोलते हैं कि बाई चांस जब फॉर एग्जांपल आपके 15 अंडे निकले और 10 बच्चे बन गए, तो हर टाइम 10 तो नहीं डालूंगी, तो 2 अंडे डालेंगे, 8 अंडे जो बच जाते हैं दैट इज़ फॉर योर फ्यूचर यूज़। और जो फ्यूचर यूज़ में है आइदर देखो बहुत बार पेशेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंसीव कर देते हैं, तो जो 8 अंडे हैं वो आफ्टर 5 years दे वांट टू प्लान अगेन, तो वो जब 8 अंडे बचे हैं दे कैन यूज़ दोज एग्स।
जो एम्ब्रियोज 8 एम्ब्रियोज, बट अगर बाई चांस फेल हो गया तो दे नीड नॉट टू गो द होल प्रोसेस, आपको सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ही प्रोसीजर होगा। ओके, पूरा प्रोसेस करने की नीड नहीं है, ठीक है। और क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? मैंने आपको पहले जैसे बताया कि सिर्फ एक यही ट्विन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का मैंने आपको उसके बताया, अलावा कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद या कुछ भी, कोई भी रिसर्च के टाइम पर या कुछ रिपोर्ट्स में आया हो, अगर कोई निकलता है, कोई भी इफेक्ट है या नहीं है? जो देखिए एक पेशेंट ये 2-3 चीज़ें मानते हैं या मिथ है कि इंजेक्शंस दिए हैं तो इसका बहुत, देखिए इंजेक्शन जो होते हैं इनका इम्पैक्ट ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज गिव रेगुलर इंजेक्शन, हम आपको 10 दिन देते हैं क्योंकि इनका हाफ लाइफ जो होता है वो कम होता है। तो यूजुअली ये जो हार्मोन का लेवल अगर राइज भी करता है इंजेक्शंस के साथ, कि नेक्स्ट पीरियड तक वॉश अवे भी हो जाता है। ओके, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी एक कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको OHSS बताई, बट वो हम ऑलरेडी केयर एज ए ऑल द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दे टेक, मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात बन जाती थी अच्छा, पहले, पहले। बट नाउ मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आर OHSS फ्री। नाउ इट इज एडवांस्ड इंजेक्शन आ गए हैं, तो हम पहले ही प्रिकॉशंस लेके चलते हैं कि पेशेंट को ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन लैंड अप ही ना हो। जैसे एक बच्चे को स्टार्टिंग में जो तरीके की इंजेक्शंस लगे ताकि उनको इन फ्यूचर में Yes. वो इश्यूज ना है, वो सब वो मतलब हमने पहले ही जब हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम ध्यान रखते हैं, हम इंजेक्शन से भी इस तरह के देते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन राइज ना हो, और आफ्टर इंजेक्शन जब हम बॉडी से एग्स निकालते हैं उसके बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी मेडिकेशन देते हैं उनको Okay. कि कॉम्प्लिकेशन, और वी डू फॉलोअप्स। तो अभी तक मतलब इन माई करियर आई हैव नेवर सीन ए पेशेंट OHSS, जब तक हम इस फील्ड में आए हैं। पहले हमारे इवन सीनियर्स और जो हमारे पाइनर्स थे, दे टोल्ड अस कि पूरा वार्ड्स बड़े होते थे OHSS, बट नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स गुड सेंटर्स दे आर OHSS फ्री। ग्रेट। आईवीएफ के दौरान क्या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना ज़रूरी होते हैं या एक जो नॉर्मल वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है उसी तरीके का लाइफस्टाइल रहता है? देखिए जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं IVF का, तो ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट टू टेक हेल्दी डाइट। आपको बीमार नहीं पड़ना है, बिकॉज अगर आप बीमार एक्यूट वायरल हो जाए या कुछ भी, आपको इवन बाहर का खाने का भी मैं अवॉइड करती हूँ कि डोंट टेक आउटसाइड फूड, बिकॉज उससे अगर पेट अपसेट हो गया, आपका स्टमक अपसेट हो गया या आपको डायरिया हो गया, आई कांट गिव देम एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, आई वॉन्ट टू कीप देम सेफ, एंड इवन कोल्ड कफ दे हैव इफेक्ट ऑन एग क्वालिटी। तो बस उनको थोड़ा सा अपनी हेल्दी डाइट पे रहिए। और मैंने आपको वही बता दी, स्मोकिंग अल्कोहल तो मैं मेरी तरफ मैं आई नेवर अलाउ माई पेशेंट टू टेक दैट। बहुत बार गाली भी निकालते होंगे, बट आई टेल देम कि दिस इज़ बिग नो फ्रॉम यू, मतलब फ्रॉम माई साइड, एंड बाकी आप हेल्दी रहिए, बीमार नहीं पड़ना है उस टाइम पे, बिकॉज दे हैव इफेक्ट ऑन दिस। ओके, नाउ बहुत सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ लोग ज़्यादातर मेल इस बारे में सोचते हैं क्या मेल अपनी स्पर्म क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज किसी तरीके से कोई चीज़ है जिससे एक मेल अपना स्पर्म क्वालिटी को बढ़ा सके, सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं हो या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो? देखिए एक तो स्लीप, स्ट्रेस कम करो। देखिए स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, बट हाउ यू टेक इट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप स्ट्रेस कम करिए। अगर एक तो जैसे ड्यूरिंग कोविड एवरीबडी रियलाइज दैट कि एवरीबडी वाज कीपिंग देयर लैपटॉप देयर, तो हीट्स प्रिवेंट करनी है टू योर टेस्टिकल्स। डोंट कीप लैपटॉप डायरेक्टली ऑन देयर, बिकॉज हीट से प्रिवेंट करना है आपने। दैट्स वाई बॉडी में टेस्टिकल्स जो होते हैं मेल के, दे आर आउटसाइड बॉडी, बिकॉज उसका टेम्परेचर लो रखना है। तो एक ये थोड़ा सा ध्यान, लैपटॉप दूरी रखें। यस। और थोड़ा सा एक ये है कि वो लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है कि हेल्दी डाइट एंड ऑल, यू हैव टू टेक दैट। एंड वन थिंग मोर कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाइट शिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ भी जाते हैं। नाइट में जागना, पूरे दिन सोए रहना, नो फिजिकल एक्टिविटी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्लीप ऑफ 8 hours फॉर मेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड स्लीप, जो डीप स्लीप होती है, डीप स्लीप दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेल्स, बिकॉज इट हैज़ इफेक्ट ऑन काउंट। ओके। तो नाउ डेज जो हम देख रहे हैं कि इवन जो हमारे पास हम सप्लीमेंट्स जो देते हैं उसमें मेलाटोनिन भी है, सो दे हैव अ गुड, और एंटीऑक्सीडेंट्स इन एनी ओमेगा 3 फैटी एसिड सीड्स लेना, दे हैव गुड इफेक्ट ऑन स्पर्म काउंट। और ये रेगुलर लाइफ तक लेना ज़रूरी है या एक सर्टेन टाइम, मतलब एग्जाम्पली अगर कोई मेल 20-25 साल का है तो ये लाइफस्टाइल फॉलो करे
एटलीस्ट जब तक उसका बेबी नहीं होता या उसके बाद भी वो फॉलो कर सकता है फॉर गुड हेल्दी लाइफ? देखिए ये वाली जो अगर हम हेल्थी डाइट या हेल्थी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर स्पर्म ना, पूरे इट हैज़ इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका हार्ट अच्छा चलेगा, आपको शुगर नहीं होगी, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ब्रेन, यू विल बी मोर काम, मोर हेल्दी लाइफस्टाइल। दिस इज, अगर एक बार स्टार्टिंग से देखिए, अभी तो क्या है कि व्हेन यू गेट मैरिड यू आपको फोकस है बच्चे पैदा करना, तो एक स्पर्म के बहाने ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल सुधर जाता है। एंड आई हैव फ्यू पेशेंट जिन्होंने अभी फॉर द बेबीज दे क्विट स्मोकिंग एंड नाउ दे हैव टर्न इनटू लाइक बिल्कुल ही, नाउ एक बार छूट गया तो छूट ही गया। तो आई टेल देम ना कि अभी छोड़ोगे, बाकी इट्स योर चॉइस, आफ्टर योर वाइफ विल कंसीव इट्स योर चॉइस। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे फिर दे बिकॉज उन्होंने एक पीरियड के लिए छोड़ दिया, तो वो फिर एक आदत, वो हैबिट ब्रेक हो गया। तो वो अच्छा है ना कि वो तो आपके लाइफ लॉन्ग चलेंगी। आईवीएफ के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं किसी कपल के लिए या फीमेल के लिए? देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम बात करते हैं, आईवीएफ के बाद तो देखिए एग्स के बाद तो हम उनको रेस्ट पे 15 डेज़ की रेस्ट पे, एंड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करते हैं। देखिए एम्ब्रियो जब हमने बच्चा अंदर डाल देते हैं तो हम सिर्फ पेशेंट को, मैं आई गिव 4-5 प्रिकॉशंस टू माई पेशेंट कि एक तो हेल्दी डाइट लो, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि बीमार पड़ जाओगे। तो उस बिकॉज दैट्स 15 डेज जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब पीरियड होता है इम्प्लांटेशन का, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। उसमें हम पेशेंट को चाहते हैं कि वो पेशेंट हैप्पी रहे, हेल्दी खाना खाए और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। मतलब कि पेशेंट समटाइम्स वो स्ट्रेस में ही रहते हैं कि मेरा बच्चा होगा कि नहीं, 50-60% रिजल्ट है, मैं किस, तो वो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, बिकॉज सब कुछ हार्मोन्स दे आर हेयर कंट्रोल्ड बाय फ्रॉम योर पिट्यूटरी, मतलब ब्रेन से। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, और अगर आप जैसे आई आस्क माय पेशेंट कि भाई आप अगर जॉब करते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए अनलेस कि आपकी हेक्टिक जॉब हो, बिकॉज समटाइम पीपल बिलीव कि आईवीएफ के बाद ना रेस्ट करना है, ये भी मिथ है। रेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आप कहते हैं ना बेला दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, तो आई देम टू भाई कुछ हॉबी डेवलप कर लो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, एटलीस्ट हॉबी डेवलप कर, पेंटिंग स्टार्ट कर दो, कुछ निटिंग करना शुरू कर दो, बिजी रहो। और जॉब है तो कंटिन्यू करो। एक हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का अवॉइड करिए। और इवन जब हम उनको हार्मोन्स बहुत बार डालते हैं सप्लीमेंट्स, तो उनसे गट मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो दे कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो उनको हम बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी मील्स के बाद खाना लीजिए, एकदम मत बिंज ईटिंग मत करिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टेक सप्लीमेंट्स। और जो हम मेडिकेशन देते हैं, दे डू नॉट स्किप दैम, मतलब वो आप अलार्म सेट कर लीजिए। कोई भी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर एडवाइस बंद नहीं करनी है कि जिसमें पेन हो रहा है, ये खाने का मन नहीं कर रहा, डोंट स्किप दैट, बिकॉज वो सपोर्ट बहुत बार प्रेगनेंसी को करते हैं। समटाइम्स पेशेंट अननोइंगली उसको स्टॉप कर देते हैं, तो वो नहीं बंद करना है। खुश रहिए, रिजल्ट पॉजिटिव बेटर आएगा। आपने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी मैम, जब प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन, चाहे वो आईवीएफ के थ्रू हो या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उस टाइम पे ना प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स को ना क्रेविंग होती है बहुत अलग अलग टाइप के फूड खाने का, जो कि अनहेल्दी होती है, लाइक चिप्स हो गए या पिज़्ज़ा हो गया, बाहर का हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग या मीठे की। अगर आप जो देखा होगा कि घरों के अंदर वो एक टाइप के लड्डू बनाए जाते हैं बहुत हैवी मीठे, क्या वो हेल्दी है या किसी तरह का भी जो फूड की जो क्रेविंग हो रही है उसको कैसे कम करें? ये दो मेरे क्वेश्चन हैं आपसे। देखिए क्रेविंग हो रही है, जो आई टेल माई पेशेंट जो मन कर रहा है वो खाइए फ्रॉम ए हाइजेनिक प्लेस, ठीक है। अगर आप घर पे बना सकते हैं तो बेस्ट है। एंड आई टेल माई पेशेंट कि हस्बैंड्स को काम पे लगा दो कि उनको भी दे शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस ना, कि आपकी इस जर्नी में आपके साथ रहें, तो उनको उनसे और मतलब बनवाओ। एंड नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप खुद बनाइए आप। और अगर आपको बाहर से खाना तो बाय इट फ्रॉम ए गुड प्लेस। और रही लड्डू की, देखिए जो प्रिकॉशंस आपके बड़े आपको बोलते हैं कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, देखिए हमारी किताबों में कुछ नहीं लिखा कि ये गर्म चीज़ है, ये सर्दी वाली चीज़ है, ये गुड है। ऑफ कोर्स डाइट है, घर की चीज़ बनी है, बट जो आपके बड़े बूढ़े बोलते हैं आपको वो फॉलो करिए, ठीक है। घर के बने हुए लड्डू हैं, बट उनका ऑफ कोर्स अगर वो गर्म है तो उनको नियर टर्म के मतलब डिलीवरी के टाइम पे लीजिए, ठीक है। बाकी वॉट योर सीनियर सजेस्ट यू, घर के बड़े, उनको फॉलो करिए। उसमें कोई जब तक किसी की फीलिंग हर्ट नहीं हो रही है हेल्थ, तो यू शुड फॉलो दैट। कुछ मिथ्स के बारे में आप बताना चाहोगे जो यूजुअली हमारी इंडियन कल्चर फैमिलीज में होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे या वट एवर चाहे आईवीएफ के थ्रू, जो दूर रहें तो बेटर है? कुछ ऐसी मिथ्स। देखिए एक तो सबसे कॉमन कि रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर आईवीएफ, वो नहीं है। आपको लाइट वर्क करना है, मतलब आप घर पे
मतलब थोड़ा हैवी वर्क अवॉइड करें। वो देखिए प्रेगनेंसी में भी हम एडवाइस बोलते हैं कि डोंट रेज और क्या कहते हैं हैवी वेट मत उठाइए, या आप हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप कुछ घर का कोई भी ऐसा काम जिससे इश्यूज हो, जिससे ये इशू हो या रिस्क बढ़े ब्लीडिंग का, वो वाले काम मत करिए। बाकी आप डेली एक्टिविटी तो करते रहिए, वो इट विल मेक यू फिट। क्योंकि आप बेड पे भी पूरे दिन, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट मेरे को कॉल करके बताते हैं मैम मेरे को बैक एक हो रही है। मैंने कहा क्या होगा? कहते मैम 3 दिन से बेड पे लेटी हूँ। हु टोल्ड यू? मैंने तो नहीं बोला आपको। कह रहे मैम मैंने कहा उठो चलो आप अपने जो डेली रूटीन, डोंट स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज ड्यूरिंग डिलीवरी, बिकॉज समटाइम्स द पीपल दे फॉलो सेलिब्रिटीज कि मैम उसने वेट लिफ्टिंग की है, वो रनिंग कर रही प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज उनकी बॉडी यूज टू है, बिकॉज दे स्टार्टेड बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो, उनकी बॉडी को वैसा वेट, बिकॉज जस्ट दे स्टार्ट के उसने किया। भाई आपको अगर स्टार्ट करना है तो बिफोर कंसेप्शन ये चीज़ें गाइनेस एटलीस्ट पता करो कि आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट बिफोर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान न्यू एक्सरसाइज नहीं करनी है। Okay. बस यही एक मिथ है, या रेस्ट की एक आईवीएफ में वेरी कॉमन है। और दूसरा है कि आईवीएफ में सिर्फ लड़के ही होते हैं, ये भी मैं इस पर बात करना चाहूँगी। ये भी एक मिथ है। देखिए एम्ब्रियो आपके हस्बैंड और आपके अंडों से ही बनना है, तो उसमें दोनों प्रकार के, उसमें XY भी होगा और XX भी होगा। एक एम्ब्रियो जो है उससे ना एम्ब्रोलॉजिस्ट बता सकता है कि ये लड़का है कि लड़की, दैट इज ए कम्प्लीटली मिथ। इसमें दोनों प्रकार के बच्चे बन सेम जैसा नेचुरल प्रोसेस के अंदर हमारे हाथ में नहीं है, सेम आईवीएफ है। और एक और मिथ है कि आईवीएफ में दूसरे का बच्चा डालते हैं। देखिए ये काफी चीजें वायरल भी हुई हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। कभी भी देखिए हम आईवीएफ में जब आपसे प्रॉपर्ली कंसेंट ली जाती है, अगर हमें कोई बाय चांस आपका गैमेट रिप्लेस भी करना होता है, बिकॉज आई एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट माई ड्यूटी इज नॉट टू गिव यू ओनली बेबी, माई ड्यूटी इज टू गिव यू योर ओन जेनेटिक बेबी। बिकॉज हम आपको बिना कंसेंट की कोई चीज़ आपकी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वट एवर वी रिप्लेस इट हैज़ रिपरकशन। आपको 9 महीने के बाद वो बेबी बाहर आना है, ठीक है, बिकॉज वो हम सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना, मैं पूरी लाइफ उसके साथ आपने गुजारनी है। और ये आईवीएफ में अगर बाई चांस किसी के डोनर स्पर्म या डोनर एग की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उस चीज़ में। तो आप विदाउट कोई भी आपके कंसेंट के बिना कोई भी आपके गैमेट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। कंसेंट जो होती कंसेंट्स ली जाती हैं और जो आपके पास स्लिप्स आती हैं उसमें भी आपका ही नाम होता है। आपके जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उसमें एम्ब्रियो ऑफ आपका ही फीमेल या मेल का पार्टनर का नाम लिखा होता है। इट्स नेवर डोनर की जो भी आइडेंटिटी है वो कभी आपको बताई नहीं जाती। ओके, डोनर की बेसिकली नीड किस स्टेज पे पड़ती है? जब बिल्कुल ही कपल के बीच में इज लाइक किसी भी तरीके से बेबी प्लान नहीं हो सकता, तब किसी एक डोनर की नीड होती है। देखिए डोनर जो है, एग डोनर की बात करें तो एग डोनर देखिए उन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं जिनमें कि रिजर्व बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, मतलब एग्स है ही नहीं। फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है मीनोपॉज के बाद कि अंडे ही ख़त्म हो गए, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया कि जल्दी 40 साल से पहले मीनोपॉज आ गया, या पेशेंट है जिनको कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, फीमेल को एक्स लिंक डिजीज़ है तो उनमें नहीं है, या कोई ऑपरेशन हो गया पेशेंट का कि एग्स मिल ही नहीं सकते हैं या ओवरी निकालनी पड़ी थी, उन पेशेंट्स में हम डोनर सजेस्ट करते हैं। डोनर यूजुअली सिर्फ और सिर्फ आप मेल की बात कर रहे हो यहाँ पर? नहीं, यहाँ मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। मेल डोनर्स उनके लिए जिनका वेजोस्पर्मिया है, जैसे मैंने बताया कि टीसा और पीसा हम ऑब्स्ट्रक्टिव, फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कि उसमें सारा सिस्टम इज पेटेंट बट स्टिल हार्मोन्स का लेवल जो है, मतलब समझ लो टेस्टिकुलर फेलियर है, ठीक है, कि कोई दवाई या कोई इंजेक्शन से नहीं प्रोड्यूस हो रहा। नाउअडेज माइक्रोटीसा हम करते हैं बट माइक्रोटीसा में भी कभी भी एग्स नहीं मिलते हैं, सॉरी स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। उन पेशेंट्स में हम फिर डोनर का सजेशन देते हैं। ओके, एंड डोनर्स की क्या क्वालिटीज चेक करती है कोई भी हेल्थ कंपनी या एजेंसीज, ताकि जो डोनर का जो स्पर्म है बेसिकली राइट क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो और वो अच्छे से बेबी प्लान हो सके? देखिए पहले नाउ विद न्यू ART बिल तो हम डोनर एजेंसीज हमें प्रोवाइड करती हैं, डोनर्स भी है, स्पर्म डोनर एंड oocyte डोनर। ओके, देखिए जो स्पर्म डोनर है वो तो देखिए हमारे पास सैंपल आता है उसका डोनर स्पर्म का, बट हम उनको एक
Criteria. क्राइटेरिया यस, Right. प्री रिक्विजिट एक फॉर्म पेशेंट का जो कपल होता है, अटेंडिंग कपल, वो हमें एक प्री रिक्विजिट फॉर्म का क्राइटेरिया भर के देता है। माइट हाइट इज दिस, उनका कलर क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। ठीक है। एंड वी सेंड देम टू एजेंसीज एंड देन दे प्रोवाइड अस विद स्पर्म। एंड स्पर्म जो भी हमारे पास डोनर स्पर्म आता है, उस पर लिखा होता है कि दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी वायरल इलनेस, लाइक HIV नहीं है, HPS, VDRL, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फ्री है, एंड दे आर नॉट थैलेसीमिया minor or thalassemia patient, because these disease will travel in family. तो वो सिमिलर विद फीमेल्स, जब हमें फीमेल कोई पेशेंट है उसके लिए डोनर चाहिए, तो वो हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें उनके बिकॉज फीमेल में हम वी कैन सी डोनर्स, जो भी एजेंसी हमें प्रोवाइड करती है, या वो अपना कोई एल्ट्रूसिक लाते हैं, मतलब दे बिकॉज एल्ट्रूसिक मीन्स कि आपके फैमिली का कोई रिलेटिव भी आप ला सकते हो। पहले हम अलाउड नहीं था, बट नाउ ड्यू टू न्यू ART बिल इट्स अलाउड। ठीक है, तो अगर कोई नॉन डोनर लाता है या वो, दे हैव टू गो थ्रू डोनर एजेंसी के थ्रू ही आएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर हम यही जो पैरामीटर्स मैंने आपको, ब्लड ग्रुप उनका मैच करेंगे हम उनके वो सेम प्रोसेस जो एक कपल के लिए फॉलो होता है। यस, मेल के लिए होता है वही फीमेल के लिए है, बट हम जैसे डोनर हम खुद सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डोनर्स है, जो एजेंसी है हमें जो भेजेगी, वो हम उनके मतलब उनका एफिडेविट आता है साथ में कि दैट दे हैव सिंगल, दे आर मैरिड, दे हैव 1 kid एंड दे आर ऑफ एज, इतनी एज भी क्राइटेरिया कि 23 से ऊपर होनी चाहिए एंड 30 से नीचे होनी चाहिए डोनर भी। तो वो हम एक लेके और उनसे फिर हम एग्जामिन मतलब एक कपल भी डिसाइड कर सकता है कि उसको किस तरीके का डोनर चाहिए, या एक डॉक्टर ही सजेस्ट करता है? देखिए, डोनर अपनी वो जो क्राइटेरिया फॉर्म है उसमें फिल कर दे, बट अब देखिए कपल कोई आए ब्लैक आइज और दे वांट अ ब्लू आई, तो फैमिली में भी मिसमैच क्यों क्रिएट करना है? तो वी प्रेफरेबली आस्क द कपल टू, जो आपकी खुद की पर्सनालिटी है, जैसे आपका उसी से मैच करता हो, उसी से मैच लीजिए। व्हाई टू टेल एवरीबॉडी दैट यू आर गोइंग फॉर डोनर? बिकॉज दिस इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड विद डॉक्टर। राइट। अब कुछ उन मिथ्स को क्लियर करते हैं, जैसे विक्की डोनर जैसी जो फिल्म है उसमें जो दिखाया गया इतनी बार एक पर्सन जो अपने स्पर्म को डोनेट करता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, अब पहले हम मानते थे कि स्पर्म डोनर जो है दे कैन गिव 10 times मोर देन, मतलब वो 10 टाइम्स कंसीव करा सकते, मतलब यूज़ हो सकता है स्पर्म टू, बट नाउ ART बिल सेज कि एक कप डोनर एक ही बार यूज़ होगा एक कपल के लिए, सिर्फ ओनली 1 टाइम। यस, क्योंकि देखिए पूलिंग खराब हो रही है ना, इन फ्यूचर इट विल कि आपका सारे पूलिंग खराब हो जाएगी ना, कि सब में ही एक जैसे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इसलिए टू प्रिवेंट दैट, नाउ ड्यू टू ART बिल, एक जो डोनर है, एग डोनर भी एक ही बार डोनेट करेगा एंड स्पर्म इज सिमिलर। ओके, एंड नाउ एक यूजुअली डोनर किस तरीके से, सपोज करो एक पर्सन है जो अपना स्पर्म डोनेट करना चाहता है, वो कैसे किसको कांटेक्ट करे? ये पॉसिबिलिटी है या सिर्फ एजेंसी ही कांटेक्ट करती है? ये हम ऐसे, बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस, देखिए वो हम नहीं करते, वो एजेंसी के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। तो उसको एजेंसी के पास कोई वे होता है किसी डोनर पर जाने का या नहीं? हैव टू आस्क एजेंसीज, बिकॉज हमारे पास एजेंसीज, देखिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, दे हैव ART सर्टिफिकेशन, ART बिल का उनको भी रजिस्टर्ड से ही सारे लोग के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है। यस, दे हैव टू, बिकॉज उनकी भी ऑडिट होते हैं, उनका भी सब कुछ उनको ध्यान रखना है। एनी आइडिया कितना एक डोनर को पैसा मिलता होगा? नो, वो नहीं, मतलब वो बिकॉज दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डोनर एंड द एजेंसी। अगर डिपेंड्स एजेंसीज पे भी करता है, डोनर्स पे भी करता है? डोनर पे भी, बिकॉज हाई प्रोफाइल डोनर होते हैं तो उनके चार्जेस ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे, और जो मिडिल होंगे उनका अलग होगा। बट ये रियलिटी में मिथ है कि जैसा फिल्मों में दिखाया गया है उस तरीके से नहीं होता? नहीं, वो विक्की डोनर वाला 40 बेबीज वो नहीं है पॉसिबल, वो नहीं है। सेम आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक नाम क्या है यार उसका, मिमी, जो इसमें वो एक्टर है जो आदिपुरुष में भी है, वो तो सरोगेसी पे है शायद मूवी। वो उसमें बेसिकली वो किसी और का बेबी, देखिए वो सरोगेसी है, दैट इज नॉट इंडिया में, देखो अलाउड है वैसे वो? कमर्शियल सरोगेसी इज बैन इन इंडिया, मतलब वो जैसे बाहर से आए थे कपल, उस मूवी में दिखाया गया फीमेल के अंदर डाला, दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। अगर आपको सरोगेसी करानी है तो यू हैव टू अंडरगो प्रॉपर बोर्ड के सामने आप प्रिपेयर होंगे, बोर्ड विल एग्जाम, बोर्ड मींस कोर्ट मींस नहीं, सरोगेटी एक बोर्ड बना है जिसके कुछ लीगल टीम एंड डॉक्टर्स आर सिटिंग, दे विल सी योर फाइल वेदर यू आर एलिजिबल फॉर सरोगेसी और नॉट, एंड एल्ट्रूसिक ही होगी, मतलब आप रिलेटिव को ही ला सकते हो अपने, कोई नोन टू ही आपका रिलेटिव
वो करेगा, एंड इसमें कमर्शियल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। और उसमें भी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी पूरी की वो जाए। सारी होनी चाहिए। जैसे पहले सरोगेसी के लिए भी वही मैं कह रही हूँ, वेदर इट इज़ इंडिकेशन सरोगेसी की है कि नहीं, बिकॉज समटाइम्स कमर्शियल सरोगेसी को बहुत मिसयूज़ किया गया है कि दे मतलब फीमेल्स I आई can नीड understand. नॉट टू स्पीक मच ऑन दिस टॉपिक, बट ये अब एल्ट्रूसी की है। ओनली द एलिजिबल कपल जो कि अप्रूव होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का यूट्रस ही नहीं है, ये यूट्रस इतना नॉट गुड, मतलब फॉर एग्जांपल यूट्रस बहुत ख़राब है, उनका थिन एंडोमेट्रियम है या इतना इन्फेक्टिव है या वीक है समझ लो, या और यूट्रस में प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, मल्टीपल एडिनोमाइसिस की वजह से कि दे कांट कंसीव, उन पेशेंट्स के लिए सरोगेसी है। या सरोगेसी किसी पेशेंट का यूट्रस ही मतलब कंजेंटली ही नहीं था या सर्जिकली रिमूव हुआ, उन पेशेंट्स के लिए है ओके surrogacy। मैम, इतने सालों के दौरान जब से आप इस IVF फील्ड में हो, कोई ऐसा केस स्टडी आप हमें बताना चाहोगे जो आपको लगता होगा यार ये आपकी लाइफ का बहुत डिफरेंट केस था, जिसको आप थोड़ा बता, मैं नहीं कहूँगा कि आप उनका नाम बताओ, बट कुछ चीज़ अगर आप बताओ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा केस स्टडी के बारे में हमें पता लगे। देखिए, आई हैव 2 केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस। एक तो था मतलब हमारे इंडिया की, जैसे मतलब बोलूँ मैं कि सोच थोड़ी सी हमारे कल्चर वाइज कल्चर नहीं, वो मतलब कि थोड़ा सा गांव में क्या गाँव, हो रहा ओके, ओके। है। आई वाज वर्किंग इन ए प्लेस, वहाँ से किसी थोड़ी दूर से गांव से एक कपल आया, कपल नहीं आया, एक फीमेल आई, उसके पेरेंट्स आए साथ में, कहते कि हमने उनको शायद TB की प्रॉब्लम हुई थी बेटी को, तो एब्डोमिनल कॉक्स हुआ था उसको, तो हर ट्यूब्स आर नॉट पेटेंट एनीमोर, तो IVF होना है, ठीक है। और ऑल द जो IVF का खर्चा वो उसके मायके वाले उठाएंगे, माँ बाप, एंड दे वर होल्डिंग लाइक दिस, स्टैंडिंग इन माई सेंटर कि मैम करा दो वरना फैमिली डिवोर्स हो जाएगा, छोड़ देगा, दूसरी शादी कर ले। आई वाज लाइक कि एंड व्हेन आई कॉल, मतलब सारा इल्ज़ाम बेटी पे डाल दिया उसके घर वालों पे। और फिर उसके बाद जब हस्बैंड का, आई आस्क्ड, मेरी यूजुअली हिस्ट्री है कि डू यू स्मोक, नो मैम, डू यू ड्रिंक, नो, ठीक है, स्पर्म हुआ चेक, ठीक है। फिर और उसने कहा कि मैंने तो बहुत बार चेक कराया है, ठीक है मेरा स्पर्म, ठीक है। अच्छा। हाँ, ही सेड, बाहर की रिपोर्ट उसने दिखाई, इट वाज नॉर्मल, तो ही वाज नॉट रेडी टू गिव सैंपल बिकॉज मैं तो ठीक ही हूँ, मेरी बीवी में प्रॉब्लम। देन वी अंडरवेंट विद IVF एंड सब मैं एग रिट्रीव करके आई, बैक टू देन माई एम्ब्रोलॉजिस्ट कॉल मी बैक, मैम स्पर्म इज़ सो बैड। मैंने कहा नहीं, ऐसी कुछ पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं है, द पेशेंट इज़ एक्टिव, ठीक है सब। कहते मैम स्पर्म तो बहुत गंदा है, मेरे को तो एक भी नहीं मिल पा रहा, मतलब ढंग का, मॉर्फोलॉजी इज़ सो बैड। मैंने आई कॉल द पेशेंट इनसाइड, मैंने कहा आप तो यू सेड यू डोंट हैव एनी, कुछ भी आपका कोई ना स्मोकिंग है ना अल्कोहल है। मैम मैं तो हुक्का स्मोक करूँ, आपने वो पूछा ही नहीं, मैं तो हुक्का पीता हूँ रोज़। मैं कहा अब मैं, बिकॉज मेरे को नहीं पता था ये भी हिस्ट्री लेनी है, एंड आई हैव टू नाउ आई स्टार्टेड आस्किंग कि एनी अदर कोई और नशा तो नहीं कर रहे हो, दैट आई इंक्लूडेड इन माई, आई एम टॉकिंग अबाउट 6-7 years बैक इट हैपेंड विद मी। एंड देन ऑफ कोर्स वो स्पर्म अच्छा नहीं था, वी हैव टू फ्रीज हर एग्स हमने फ्रीज किया क्योंकि स्पर्म यूज़ करने लायक था नहीं। फिर आई गेव हिम सप्लीमेंट्स एंड ऑल, आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट, एंड वो मतलब एम्ब्रोलॉजिस्ट को मैंने जब ये स्टोरी बताई, ही वाज शॉक्ड कि मैम स्पर्म में ही प्रॉब्लम है। वो ठीक है, वो तो ठीक थी, वो ठीक, ऑफ कोर्स उसकी ट्यूब ब्लॉक है, हाँ। तो IVF ही होना है, बट ही वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इनफर्टिलिटी का कारण वो भी था। फिर आई गिव हिम सप्लीमेंट, फिर 3 महीने के बाद हम गया, नाउ दे आर ब्लेस्ड विद ट्विंस हो गए उसको। बट मतलब कहाँ, मतलब सारा मतलब मेल इज नॉट रेडी फॉर टेस्ट, ये केस था जो मुझे थोड़ा हिट किया। आई इंक्लूडेड नाउ, आई आस्क एवरी मेल कि भाई कोई और नशा तो नहीं है, बिकॉज इवन वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कि क्या क्या कर रहे हैं। Another case was like कि एक पेशेंट था, शी वॉज हैविंग ऑपरेटेड फॉर ब्रेन ट्यूमर, शी वॉज नॉट हैविंग एनी पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे उनको, एंड शी केम टू मी कि मैम मेरे तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है, शी वॉज नॉट, उनके फिर सारे ही पिट्यूटरी का ऑपरेट हुआ था तो उनके हार्मोन्स नहीं थे। देन दैट वाज अ चैलेंजिंग केस फॉर मी, एंड फिर वही हमें बहुत हाई डोजेस ऑफ हार्मोन्स देने पड़े। फिर उनको क्योंकि पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे, आपका पिट्यूटरी वर्क नहीं कर रहा, उनका रिमूव था, हार्मोन उनको बाहर से देने पड़े और हाई डोजेस में देने पड़े, एंड बट वी आर एबल टू रिट्रीव एग्स इन हर, हाई डोज पे दिया बहुत, एंड शी इज़ ब्लेस्ड विद मेल चाइल्ड, उसको हुआ अभी बेबी, आई थिंक 3 years ओल्ड है उसका बेबी।
तो वो एक चैलेंजिंग केस था कि ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट विच इज़ शी इज़ नॉट हैविंग, वो थायराइड का भी बाहर सप्लीमेंट ले रही है, स्टेरॉइड उसको बाहर से लेने पड़े हैं, उसकी प्रेगनेंसी भी हमने विद एंडोक्रोलॉजिस्ट के अंडर ही सुपरवाइज करवाई. So that was a very challenging case, but she is now. ओके, पेशेंट को कुछ कौन सी ज़रूरी बातें जो जाननी ज़रूरी है एक डॉक्टर से, चाहे वो आईवीएफ के डॉक्टर के पास जाए या फिर नोचल अपने गायना के पास जाए, क्या ज़रूरी बातें जो उसको पता होनी चाहिए? देखिए, अगर एक तो सबसे पहले आपको विजिट कब करना है कि इनफर्टिलिटी वालों को, ये भी इम्पोर्टेंट है. देखिए, अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है, मतलब लाइक यू आर ट्राइंग, नॉट शादी, अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, आपके साथ यू आर स्टेइंग टुगेदर, अब कोई पेशेंट अब्रॉड में रह रहा है, हस्बैंड और यहाँ रह रहे हैं, 1 साल हो गया, तो उसको हम मानेंगे नहीं. बट अगर कोई फीमेल जो है वो 30 ईयर्स से कम है और 1 साल से उन्होंने ट्राई कर लिया है, ट्राइंग फॉर बेबी, और नहीं हो पा रहा, उन पेशेंट्स को हम बोलेंगे वो इनफर्टिलिटी है. इनफर्टिलिटी ये नहीं कि 5 महीने हुए शादी को, 4 महीने बच्चा नहीं हुआ तो यू कंसिडर लेबल देम एज इनफर्टिलिटी. नो, अगर आपने 1 साल ट्राई किया विदाउट एनी कंट्रासेप्टिव एंड यू आर स्टेइंग टुगेदर, यू आर इन रेगुलर फिजिकल कंटैक्ट एंड देन स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं. तो अगर नहीं हो पा रहा, गेट योर सेल्फ टेस्टेड. तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीट एक्सपर्ट्स एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड. एक सिंपल टेस्ट है, वही मेल और फीमेल के टेस्ट होंगे, उसमें कोई चीज़ आ रही है प्रॉब्लम तो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. और अगर आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है तो सिर्फ एक कि खुद से करेक्ट हो जाएगी, वो नहीं होगा. समटाइम्स इसी वेट में ही आपका टाइम निकल जाएगा, बिकॉज समटाइम्स प्रोसेस जो है वो ईजी होगा. मे बी आपका ओवुलेशन इंडक्शन या आईयूआई से कंसीव हो जाओगे, वो आईवीएफ से भी नहीं हो पाता समटाइम्स, बिकॉज रिजर्व इतना कम हो जाएगा, स्पर्म इतने कम हो जाएंगे दैट इट बिकम ए चैलेंजिंग केस फॉर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. लोग ज़्यादातर दूसरे घरेलू नुस्खों को भी फॉलो करने लग जाते हैं. अगर 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, या तो ट्राई करते रहते हैं या कुछ और जगह पे जाएंगे या किसी बाबा के पास जाएंगे, राइट? ये काफ़ी चीज़ें नोटिस होती है. देखिए, और समटाइम्स क्या होता है कि वो पुड़ियाँ खा रहे हैं, वो पुड़ी में है क्या, पुड़िया इज़न मतलब कुछ सॉल्ट मिक्स करके क्वैक्स दे देते हैं. हाँ. वो चूरन सा मैं खा रही हूँ. एक पेशेंट और हमारे पास आया था, एक हमारे पास ना ओवुलेशन इंडक्शन का एक ड्रग होता है, क्लोमिफीन हम देते हैं. तो वी हैव टू गिव फॉर अ फिक्स्ड नंबर एंड फिक्स डेज के लिए. उसके भी हम ज़्यादा साइकिल्स नहीं देते हैं, मैक्सिमम 6 इन ए कॉन्टीन्यूटी में, हम ज़्यादा हम देते नहीं हैं, अगर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट अदर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर गिविंग दैट. एंड पेशेंट था, वो 3 महीने से कॉन्टीन्यूसली खा रही थी. 3 महीने से, जो हम सिर्फ 5 दिन के लिए देते हैं वो दवाई, वो 3 महीने से खा रही थी. एंड व्हेन आई डिड हर स्कैन, टू माय सरप्राइज हर ओवरीज वर ह्यूज. वो चल भी नहीं पा रही थी. आई मेरे पास, कहती मैम वो दवाई मैंने खाई, ये चल भी नहीं पा, मेरे को प्रॉब्लम हो गई. आई डिड हर अल्ट्रासाउंड, हर ओवरीज वर ह्यूज एंड आई कॉल्ड हर हस्बैंड इनसाइड. मैंने कहा सी, कहते मैम ये दवाई खा रही थी, उन्होंने बोला ये लगातार खाते रहो जब तक बच्चा नहीं होता. एंड वो ना कोई कागज़ पे लिखा हुआ छोटा सा, ना प्रिस्क्रिप्शन, होम टू गिव इन दैट केस, बिकॉज मैम वो तो सेफ था. उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों को हो गया, तुम भी खाते रहो. बट बिकॉज कौन सा ड्रग खा रहे हो, एवरी ड्रग का कितना डोज खाना है, क्या है, कितना साइड इफेक्ट है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. क्या मैम प्रोटीन से कोई इफेक्ट पड़ता है स्पर्म पर, या जो प्रोटीन के साथ साथ लोग एक तो BCAA प्रेफरेंस करते हैं, जो जिम में बेसिकली चाहे लड़का हो या लड़की हो, और कुछ फैट बर्नर यूज़ करा जाता है. प्रोटीन एक बहुत बेसिक सप्लीमेंट है जो लोग यूजली लेते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो. ये सेफ रहता है स्पर्म क्वालिटी के लिए? देखिए, प्रोटीन जो है, अगर आप क्यों नहीं डाइट सोर्सेज से ले ले, व्हेन यू आर प्लानिंग, व्हाई यू वांट टू गो फॉर सप्लीमेंट्स, बिकॉज बहुत बार ना अनलेबल्ड स्टेरॉइड ऐड किए जाते हैं टू शो रिजल्ट्स कि आपका प्रोटीन इज बेस्ट फ्रॉम अदर. तो मैं आई टेल माई पेशेंट, इफ दे आर जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग में है, तो आप नेचुरल सोर्सेज पे चल जाइए. आप नॉनवेज खाते हैं, आप प्रोटीन उससे ले लीजिए. टेक सो मनी एग्स, आप एग खाते हैं तो एग ले लीजिए. बना वेजिटेरियन सोर्सेज, ऑफ कोर्स दे आर लेस, बट यू कैन ट्राई दैट फॉर फ्यू ड्यूरेशन. जब आप मतलब आपका रिजल्ट कम हो, मतलब आपके जब आप कंसीव कर ले वाइफ, देन यू कैन स्टार्ट अदर सप्लीमेंट्स. बट प्रोटीन इज़ नॉट अबाउट कि आप बाहर से ही लें, आप डाइटरी सोर्सेज पे जाइए ना, नेचुरल पे सोर्सेज पे. तो सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू यू, अगर प्रोटीन भी कोई ले रहा है तो नॉट गुड कि कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन बहुत ही अच्छी क्वालिटी चेक होकर आए, या हो सकता है जैसे आपने बताया कि अनलेबल चीज़ों को भी वो डाल देते हैं. ऐड हुआ हो. देखिए, वो डिफ़िकल्ट टू से, बिकॉज
जो हम सुन रहे हैं या कुछ ना, आई टेल माई पेशेंट्स बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम कोई स्पर्म की एबनॉर्मलिटी देखते हैं तो मैंने आस्क्ड देम कि कुछ ना कुछ हिस्ट्री में ऐसा होता ही है कि दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। मोस्ट 90% ऑफ द मेल्स में ये हिस्ट्री एक पॉजिटिव आई है। और लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो लेकिन आप करेक्ट करना, एक एजुस्पर्मिया, राइट? आई थिंक एजुस्पर्मिया क्या चीज़ होती है? एजुस्पर्मिया में जीरो स्पर्म। बस हाँ, जीरो स्पर्म, वो अब मैंने आपको बताया कि हम एक सिंगल तो रिपोर्ट ये क्लियर हो गया, यानी जीरो स्पर्म को ये बोलते हैं एजुस्पर्मिया। यस, तो वो जीरो स्पर्म है तो एक रिपोर्ट पे हम जाएंगे नहीं, हम वी विल रिपीट आफ्टर 3 वीक्स, और अगर जो होगा तो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। सो फॉर मेल्स दिस इज़ नॉट द एंड, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और आपको अपना बेबी मिल सकता है। यू नीड नॉट टू गो फॉर डोनर। अगर आपको जीरो स्पर्म भी है तो विल फाइंड आउट द कॉज एंड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टीसा एंड पिज़्ज़ा वी कैन रिट्रीव योर स्पर्म्स एंड आपका बेबी आईवीएफ के एडवांस प्रोसीजर इक्सी से भी बन सकता है। तो उसमें इक्सी में हमें फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपके 10 अंडे हैं तो 10 ही स्पर्म चाहिए, हमें लाखों स्पर्म नहीं चाहिए। वो उसमें एक अंडे के अंदर हम एक स्पर्म डालते हैं। ओके, द लास्ट थिंग मैम इम्पोर्टेंट जो मुझे अभी यहाँ से दिख भी रही है, जो मुझे पूछना है आपसे, एक कपल को एक अच्छा आईवीएफ सेंटर कैसे चूज़ करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने ज़्यादा आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं। मैं ये नहीं कहता ना, मैं किसी को, मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप इधर जाओ उधर, बट एक राइट सेंटर क्या होता है? देखिए, बिकॉज एक हर एक जगह पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मेनी सेंटर्स आर, यू आर सेइंग कि आपके एरिया में ही इतने ज़्यादा हो गए हैं। सो इवन इन गुड़गांव आई हैव मल्टीपल सेंटर्स। जैसे आई एम वर्किंग इन मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है मेरे सेंटर पे, दैट एक ऐसी जगह एक पेशेंट को अगर कोई ढूंढना है कपल को तो इम्पॉर्टेंट है 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो डॉक्टर का एक्सपर्टीज़ कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, फीडबैक कितना अच्छा है। यस, बिकॉज एक आईवीएफ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कि कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका एक्सपर्टीज, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो लैब है वो कैसी है, बिकॉज लैब एक स्टेट ऑफ द आर्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें आजकल जो बेबी है, देखिए आईवीएफ में वो बाहर, बॉडी के बाहर बनना है, तो लैब हैज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसका टेम्परेचर जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें लेटेस्ट चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज हम आजकल प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं कि किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हो, तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये देखिए समटाइम्स पेशेंट को क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट के चक्कर में कहीं और गलत जगह पे भी जा सकता है। सो एक अच्छा सेंटर जिसमें कि क्वालिफाइड डॉक्टर हो विद गुड एक्सपीरियंस विद गुड लैब, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो। क्या इसमें गवर्नमेंट भी कोई लेबल देता है सर्टिफाइड करने के लिए? यस, सर्टिफाइड क्या, देखिए हमारा जब भी कोई सेंटर खुलता है वो ART रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसमें देखिए क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है, ART का सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारे टेस्टिंग एक अच्छी लैब के होती है। ठीक है। एंड लकीली माय सेंटर इज ब्लेस्ड, मतलब हमारे पास है। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनसे भी कुछ इनफर्टिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है या देखिए उसका कोई इफेक्ट, अगर आपने पेशेंट डजंट वांट दैट बेबी तो दे शुड गो टू ए क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट। एंड अगर आपको अबॉर्ट करवाना है या वो अंडर, बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट ना ओवर द काउंटर ड्रग ले लेता है, लाइक पिल्स ले लिए, किट ले ली, एंड दे स्टार्ट ब्लीडिंग और कॉन्टिन्यूसली महीनों ब्लीड करते रहते हैं। तो उनकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन से उनका यूट्रस और ट्यूब्स इफेक्ट हो जाते हैं। इन फ्यूचर इट लीड टू इनफर्टिलिटी, वो इन टर्न PID हो गया एंड देन दे हैव। सो ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी, वैसे तो देखिए कंट्रासेप्टिव नाउ बास्केट ऑफ कंट्रासेप्टिव है अवेलेबल दीज डेज, बट अगर पेशेंट को तब भी हो गया, कोई फेलियर हो गया, कंट्रासेप्टिव कॉन्डोम रप्चर हो गया, तो उन पेशेंट्स को है कि वो दे शुड गो टू ए गायनाकोलॉजिस्ट। अगर अबॉर्ट कराना है या मेडिकल टर्मिनेशन करवाना है तो दे शुड गेट इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन, डोंट टेक ड्रग ऑन योर। ओके। और समटाइम्स यही पेशेंट होते हैं कि जो आ गए और दे डोंट नो कि हमारी प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि बाहर है। बहुत बार ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, दे टेक पिल्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है बाहर, मतलब ट्यूब, दे टेक पिल ओवर द काउंटर, अबॉर्ट हो गया, सॉरी रप्चर हो गई ट्यूब और दे कम इन शॉक, मतलब वो मरने वाली सिचुएशन पे पहुंचते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो गेट इट
एटलीस्ट गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाओ, बिकॉज दे विल मेक श्योर ना कि आपका यूट्रस में ही प्रेगनेंसी है, एक्टॉपिक नहीं है, एंड देन दे विल वो करेंगे और फॉलोअप में देंगे, रखेंगे आपको कि यूट्रस पूरा एम्प्टी हो गया, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देन इट डोंट लीड टू, बट अगर ओवर द काउंटर या पीआईडी या अगर कोई इन्फेक्शन हो गई, इट लीड टू ट्यूबल ब्लॉकेज या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, और वो आगे इन लीड फिर करता है इनफर्टिलिटी। ओके। एंड नाउ मेल, अगर मार्केट में बहुत टाइप की ऐसी पिल्स और टैबलेट्स होती है जो यूजली गलत तरीके से एडवर्टाइज करके मेल मोस्टली उसे कंज्यूम करते हैं फॉर द बेटर लाइफ और फॉर द बेटर बेड टाइम के लिए, कि वो भी इम्पैक्ट करता है उसकी हेल्थ पे या उसके स्पर्म काउंट पे? देखिए ये जो आगे प्लेजर के लिए यूज़ होती हैं, दे डोंट हैव मच इफेक्ट ऑन देम। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर स्पर्म, हाँ ऑफ कोर्स समटाइम्स द पेशेंट टेक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन फॉर वो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर पिल्स ले रहे हैं वाइग्रा, या इट डोंट हैव मच इफेक्ट ऑन स्पर्म काउंट, बिकॉज वही मैंने आपको बताया ना, स्पर्म जो है 90 डेज का साइकिल है, अगर काउंट अगर इफेक्ट भी हुआ इट विल बी रिप्रोड्यूस 90 डेज बाद अगेन साइकिल। यस अगर कुछ बीमार भी हो गए या कुछ ऐसा हुआ भी, तो अनलेस कि इट कॉज परमानेंट डैमेज, जैसे किसी को बहुत चोट लग गई किसी जगह पे, देन इट हैज़ अ इफेक्ट, अदरवाइज। और मास्टरबेट से भी फर्क पड़ता है? नहीं, मास्टरबेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्पर्म जो है, देखिए एक और मिथ है कि समटाइम्स द पीपल दे डोंट मेक फिजिकल कंटैक्ट फॉर डेज लॉन्ग कि स्पर्म बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा स्पर्म का, हम जब एक आइडल हम एनालिसिस के लिए बुलाते हैं, टेस्टिंग के लिए, तो वी ऑलवेज आस्क देम टू गिव अ 2 or 3 days का गैप, नॉट मच दैट, मैक्सिमम 3 to 2 days। तो इट मीन्स मास्टरबेट ना करना भी गलत है कहीं ना कहीं। आप एक तरीके से क्योंकि मैंने ना एक वीडियो देखी थी जहाँ पर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट थे जो बात कर रहे थे, यूएसए के डॉक्टर सिंड्रियो कुछ नाम था या अराउंड, क्योंकि तभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। तो ही सेड कि अगर आप फॉर मेल अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो फॉर द लॉन्ग टाइम, तो ये भी आपके हेल्थ इश्यूज को फर्क पड़ता है, हार्मोन्स पे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए वही है ना कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि समटाइम्स द पीपल दे डोंट मेक फिजिकल कंटैक्ट ज़्यादा करेंगे, जैसे ओवुलेशन के टाइम पे करेंगे, बिकॉज अब नहीं करने से भी डेड स्पर्म्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, एंड देन दे गेट ए रॉन्ग रिपोर्ट। फिर देन दे गेट कि मैम रिपोर्ट ख़राब आई है, और व्हेन वी आस्क्ड देम कि कब के एब्सटिनेंस कितने दिन की थी, महीनों हो गए, तो रिपोर्ट, क्योंकि डेड स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और रेगुलर जब हम बोलते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ गुड क्वालिटी स्पर्म भी बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पॉडकास्ट में दी, एंड रियली रियली लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच। टू बी वेरी फ्रैंक, इस पॉडकास्ट के थ्रू ना काफ़ी सारे, क्योंकि स्पेशली ये IVF पे हम लोगों ने पूरा पॉडकास्ट किया है, तो जो भी से मेल और फीमेल देखेंगे उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो बेबी प्लान कर रहे हैं या नई नई जिनकी शादियाँ हुई है, या जिनके माइंड में ये है कि यार मेरे को बेबी बाद में प्लान करना है तो हम एग फ्रीजिंग करवाएं ना करें, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो एक मन में डाउट होता है एक नॉर्मल इंसान के, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मेरे पास जो जो क्वेश्चंस होते हैं या लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि उस तरीके के क्वेश्चन पुट ऑन करूँ, एंड रियली थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको भी उतना मज़ा आया होगा हमारे साथ बात करके। नहीं कुणाल, थैंक यू सो मच, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि मैं भी आपकी ऑडियंस को जो भी इनफर्टिलिटी से फाइट कर रहे हैं उनके कुछ हेल्प कर पाऊँ। और एक और चीज़ है ना कि वन थिंग आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, या जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि इफ़ यू आर फाइटिंग विद इनफर्टिलिटी यू आर नॉट अलोन, वी आर देयर टू हेल्प यू, एंड विद आप ओपिनियन सीख करेंगे, आप ट्रीटमेंट लेंगे, यू विल डेफिनेटली enjoy the ride of motherhood. So don't be disappointed because you're not alone. और we understand because sometimes हमारे रूम में आके बहुत सारी चीज़ें पेशेंट जो बाहर भी कपल नहीं बोल पाते वो हमें सुनाते हैं ना, वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स कि जब आप हमारे रूम में आते हो ना, वट वी प्रे कि भगवान जब ये इस रूम से जाएं दे विल बी हैप्पी, बिकॉज नो बडी इज़ कमिंग टू माई रूम विद हैप्पीनेस, दे आर, बट वी विश जब वो छोड़ें रूम या जाएं यहाँ से, दे विल बी हैप्पी। एंड आई आस्क देम कि अपने क्वेश्चंस लेके आओ, डोंट ट्रस्ट मिथ, एंड आई होप मैंने इस पॉडकास्ट से कुछ मिथ्स बस्ट किए होंगे बहुत सारे। एंड फिर भी अगर किसी का कोई मिथ या कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स है तो फॉर श्योर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें, बिकॉज मैम IVF हो या नेचुरल प्रोसेस हो,
बेबी का इमोशंस बहुत अलग है, मतलब हर घर में बच्चे की एक अहमियत बहुत अलग है, एक नई ज़िंदगी, मतलब उसके साथ इमोशन शायद बताना भी बहुत मुश्किल है किसी का, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे उसकी फैमिली हो, या दादा दादी, वट कोई भी, मतलब एक नई लाइफ आपके ज़िंदगी में आ रही है, उसके लिए लोग कितनी चीज़ें करते हैं, जिसके वजह से IVF इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो अब पिछले 30-40 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड नाउ अभी काफ़ी सारी चीज़ें और प्रोफेशनल वे में अच्छी होती जा रही हैं। तो इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि अगर आप नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें कंसीव नहीं कर पा रहे या मेल को कोई दिक्कत, तो IVF है जो आपकी पूरी लाइफ को क्योर करके रखता है, एक नई ज़िंदगी आपको देने की हिम्मत रखता है। देखिए एक वो चीज़ है ना कि जब व्हेन यू बिकम अ फादर और मदर, आप पहले प्लान कर रहे होते हैं लाइफ अपने अराउंड कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, यू विल रियलाइज सूनर इन योर कमिंग ईयर्स कि आप लाइफ अभी क्या करो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट व्हेन यू बिकम ए फादर और मदर, यू विल, आपकी पूरी ज़िंदगी ना उस बच्चे के अराउंड होगी। अच्छा ये कर ले तो, बट उसको ध्यान में रख के होगी। अच्छा यहाँ जाना ट्रिप में, नहीं उसको मज़ा आएगा कि नहीं, अच्छा ये करियर में कर ले, नहीं उसको टाइम दे पाऊंगी कि नहीं, ये दिस विल हैपन, बट वो एक आपके इम्पोर्टेंट लाइफ का एक इम्पोर्टेंट है, यू विल एंजॉय दैट फेज बिकॉज आई एम ए मदर, सो आई कैन रिलेट बोथ द लाइफ आई हैव सीन कि क्या मेरी ज़िंदगी बच्चे से पहले थी और बाद में क्या थी। बच्चा होने के बाद बहुत बेसिक सी चीज़ है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ बच्चा होता है उस टाइमिंग पे, हर चीज़ सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली ही होती है। सेकेंडरी आप रहोगे, फर्स्ट हमेशा बच्चा रहता है। वो हम शायद हम अपने पेरेंट्स के लिए भी रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फीलिंग है एक पेरेंट बनने के बाद ही आती है, जो इस फीलिंग में है वो जानते हैं, या जो करेंगे आगे वो तब समझ पाएंगे। देखिए मैं तो एक और चीज़ मानती हूँ ना कि मेरे पेशेंट जब एक रिपोर्ट उनकी आती है, BTSCG की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है, आई एम वेटिंग मोर फॉर दैट रिपोर्ट, बिकॉज वो उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, बिकॉज माई एफर्ट, माई जो उनकी जर्नी में मैं उनके साथ हूँ, व्हेन दे कंसीव ना, आई एंजॉय, मेरे फेस पे दिख रहा होता है, माई होल फैमिली विल रियलाइज ओके, देन दे से माई फादर इन लॉ मदर आज पॉजिटिव आया, मैं कही यस, बिकॉज वो एक फीलिंग है दैट आई एम ऑल्सो लाइक आप उनकी लाइफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप रही, या माई एफर्ट्स आर लाइक सक्सेसफुल, मैं भी हुई उनके साथ। सो एक डॉक्टर जो है वो मतलब मैं व्हेन आई डू एनी प्रोसीजर लाइक भगवान मैंने अपने कर्म कर दिया ना, फल आपके हाथ में। सो एवरी डॉक्टर ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू रिजल्ट, बाकी ऊपर वाले कहते हैं। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैम विल ट्राई कि आपको उसी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करें। बाकी मैम की Instagram ID हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इन केस आपको कुछ पर्सनली कुछ बात करनी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।